बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम अल्लाह का नाम लेके अपनी आज की क्लास को, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 5 का होमवर्क हमने कल शेयर कर दिया था, जो हमने आज इंशाल्लाह डिस्कस करना है। बट बिफोर दैट कोई एक बंदा जो है वो तिलावत कर दे। चलें जी, कल के होमवर्क में कोई मसला किस किस ने अटैम्प्ट कर लिया? तीनों ने अटैम्प्ट कर लिया। कोई मसला, कोई परेशानी? कोई मसला नहीं, इजी था। चलो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो है वो फील होती है कि जो ये कैमरे के उस पार वाले हजरात हैं ना, ये करते क्या है, ये होमवर्क की डिस्कशन ना नहीं लेते। ये बोलते हैं यार चलो ये तो हमने कर लिया, इसमें तो हमारे पास कोई वैल्यू एड होने नहीं वाली, तो एक काम करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, जहाँ से लेक्चर काम की बात शुरू है ना तो वो सुन लेते हैं। तो वैसे भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर डिस्कशन में पार्ट लोगे, हिस्सा लोगे, लोगों के व्यूज़ सुनोगे, फिर जवाब सुनोगे, तो इसमें कोई नॉलेज ही इनहेंस हो जाएगी। तो कोशिश करो कि ये डिस्कशन का पार्ट भी जो है वो लेक्चर का हिस्सा है, ठीक है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग बैठे हैं कैमरों के उस पार जो कि इसको स्किप करते हैं। चलो जी, MCQs नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ रजिस्ट्रार अंडर कंपनीज एक्ट 2017? कौन सी ड्यूटी इसमें से रजिस्ट्रार की नहीं है? अप्रूविंग द सर्कुलम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिसीविंग FS, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेज, इंस्पेक्टिंग द बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यानी कि तीनों हैं सिवाय पहले के। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। हाउ मैनी रीजनल ऑफिसेस डज द सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान हैव एंड वेयर इज द हेड ऑफिस लोकेटेड? हेड ऑफिस कहाँ है? इस्लामाबाद यूनाइटेड, और वहाँ पे रीजनल ऑफिस भी और हेड ऑफिस भी। इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुझे याद आया कि बहुत टाइम बाद मैंने कल मैच लगाया IPL का, ठीक है। बड़े दिल से मैंने RCB को देखने के लिए जो है वो फिर से TV खोला। पहले विराट कोहली आउट, क्या हार गए ना यार, वही तो कह रहा हूँ। आप दीदा तरीके से ये बात डिस्कस करनी पड़ रही है कि पहले विराट कोहली आउट, फिर फाफ डू प्लेसेस आउट, फिर ग्लेन मैक्सवेल को बोल्ड मारा महेश यादव ने, यही नाम है ना, महेश यादव है ना, मयंक यादव, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके कैमरन ग्रीन, फिर सारे के सारे ऑल आउट। 15 रन से हारे मेरा ख्याल, लेकिन गए सारे आउट। इतनी अच्छी टीम, लेकिन स्टिल मैनेजमेंट खराब है। हाँ हाँ, सही है। सही बात है। चलो खैर, वही सीन है ना, फुटबॉल में भी केमिस्ट्री वाला हिसाब किताब है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इज नॉट वेस्टेड इन द SCCP, यानी कि SCCP के इनमें से कौन सी पावर नहीं है? नंबर 1, टू रजिस्टर NPO, टू अप्रूव लोन टू डायरेक्टर्स, टू डिक्लेयर द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स वॉइड। यानी कि ये किसके पास पावर है फिर? मतलब डायरेक्टर के इलेक्शन कौन वॉइड कर सकता है? कोर्ट के पास पावर है, बिल्कुल ठीक है। यार ये चला है कि तो भाई ने नहीं। चलो जब तक हम होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, एक बंदा जो है ना वो जाके उनको बोल दो कि यार कम अज़ कम ऐसी चला दें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Who are considered as member of the company in accordance with Companies Act 2017? यानी कि हम मेंबर किसको कहते हैं? वो बंदा जिसने सब्सक्राइब किया हो मेमोरेंडम को, वो बंदा जिसने अग्री किया हो, वो बंदा जिसने गारंटी देने का वादा किया हो। तो हर ऐसे बंदे को हम क्या कहेंगे? मेंबर कहेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C। ओके, केस स्टडी एक ही सवाल था और बड़ी सिंपल सवाल था भाई, छोड़ दो नहीं चलेगा तो उसको बता दो, नहीं करो एक्सपेरिमेंट, ऐसी चलवा दो भाई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी क्वेश्चन नंबर 1, अल्फा टेक सॉल्यूशंस आर टेक स्टार्टअप स्पेशलाइजिंग इन इनोवेटिव IT सॉल्यूशंस हैज़ रिसेंटली बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2017। यानी कि अल्फा टेक सॉल्यूशंस है जो कि कोई IT का काम करती है और उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाई है, एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इट्स कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड कंप्लायंस मैकेनिज्म। द कंपनी इज प्लानिंग टू इशू शेयर्स टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम एंड हैज़ प्रिपेयर्ड अ प्रोस्पेक्टस। यानी कि पहली मरतबा शेयर इशू करने जा रही है और प्रोस्पेक्टस इसने प्रिपेयर कर लिया है। अच्छा, हमने आज फिर से गलती कर दी, क्या रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। सबसे पहले जाकर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। कहता है कि विच अथॉरिटी शुड अल्फा टेक सोल्यूशन अप्रोच टू गेट अप्रूवल फॉर इट्स कंपनी नेम टू चेंज कन्फ्यूजन विद बीटा टेक। यानी कि कोई बीटा टेक है, उससे शायद नाम मिल रहा है, तो अप्रूवल के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए किसके पास जाया जाए? दूसरी चीज़, वेयर शुड अल्फा टेक सोल्यूशन रिकॉर्ड डिटेल ऑफ मॉर्गेजेस? नंबर 3,
इफ़ अल्फाटेक एंटिसिपेट अ डिले इन होल्डिंग एजीएम, तो फिर किसके पास जाना चाहिए? यानी कि रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ आ रहा है कि इस सवाल के अंदर 3 तरह के मसले होंगे, नाम चेंज कराना है, एक्सटेंशन लेनी है जीएम की, और तीसरा मसला क्या हो सकता है? मॉर्गेज चार्ज रजिस्टर करवाना है, किसके पास करवाएं? ओके, however prior to issuing the prospectus the board realized that the company's name is very similar to another existing entity BetaTech, यानी कि इसका नाम एक मिलती जुलती कंपनी से बहुत मिल रहा है जिसका नाम है BetaTech। तो ऐसा ना हो कि कई लोग अल्फाटेक को BetaTech से जो है वो कंपेयर करना शुरू कर दें, वो समझें अल्फा BetaTech एक ही है। अल्फाटेक सोल्यूशन हैज़ डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ नेम चेंज, अब अल्फाटेक ने सोचा चलो हम अपना नाम जाके चेंज कर देते हैं। Additionally, the company has taken out a mortgage on its headquarters to secure a loan for its next phase of development. हाँ, सब चला देते हैं। तो कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने ये सोचा कि हम एक मॉर्गेज रखवा देते हैं लोन लेने के लिए। The detail of this mortgage need to be submitted to the relevant authorities. अच्छा, उससे relevant authority का नाम नहीं बताया कि रजिस्ट्रार है SACP है, रजिस्ट्रार होगा। अच्छा, Alphatech Solution has also planned to hold its first AGM within the coming months but anticipate a delay in scheduling due to unforeseen circumstances. चलो जी, पहले सवाल का जवाब, नाम चेंज कराने के लिए किसके पास जाना जाए? SACP, पक्की बात है? कंफर्म है? नो, कंफर्म नहीं है? सही है, SACP के पास जाता है। अच्छा, और मॉर्गेज रखवाने के लिए किसके पास जाएंगे? रजिस्ट्रार के पास। और AGM की एक्सटेंशन करवानी है? SACP, पक्की बात है? मुझे क्यों गलत लग रहा है? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम सही नहीं कह रहे? यही है, पक्की बात है? चलो चलो ठीक है, बंदा जो है वो सारी वो करके आया है, क्या कहते हैं उसे, रिसर्च करके आया है। चलो जी, सबसे पहला जवाब रजिस्ट्रार, दूसरा जवाब रजिस्ट्रार, तीसरा जवाब SACP। तो तुम लोगों ने पहला जवाब कहा SACP, पहला रजिस्ट्रार है भाई, मैं कह रहा हूँ नहीं, पहला SACP नहीं है। पहले में क्या है कि जब आपको नाम चेंज कराना है तो आप किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास जाओगे। गलत हो गया, दिखाओ किताब में कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तुम लोगों ने SACP रजिस्ट्रार SACP कहा, जबकि पहला रजिस्ट्रार था, दूसरा भी रजिस्ट्रार था मेरे ख्याल से, और तीसरा SACP था। ठीक है जी, कोई मसला इसमें, कोई कन्फ्यूजन, कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ नहीं आ रही हो? सब सेट है? रजिस्ट्रार कैसे हो गया? देखो, जो कंपनी का सारा डेटाबेस मेंटेन करता है वो कौन है? रजिस्ट्रार। तो नाम चेंज करवाने के लिए किसके पास जाएंगे? तो बस SACP तो मिक्स कर रहे हो NPO से, क्योंकि NPO वो वाहिद एंटिटी है जिसका लाइसेंस लेने के लिए आपको जाना पड़ता है कमीशन के पास। बात समझ आ रही है? आज मैं वही बोलूँ, कुछ कोई मिसिंग एलिमेंट लग रहा है, तो बराबर में मेरा लैपटॉप होता है ना, वो नहीं था मेरे पास, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्या ऐसा मिसिंग एलिमेंट था। दूर हो, वो रूम 3 में करीब नज़र आ रहा था मैं। नहीं यार, मैं करीब हूँ, दिल में महसूस करो, तुम मुझे अपने करीब पाओगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, चलो जी, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मज़े का टॉपिक है। तकरीबन इसमें कोई आधा पौना घंटा लग जाएगा और शायद आज की क्लास इतनी लंबी ना हो, ये मैं एंटिसिपेट करता हूँ। क्रिकेट डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है, चलो देखते हैं, वरना फिर वो अफ्तार से पहले का 1 घंटा जो है, कब हो रहा है? कल? यार सुनने में है कि ये बता दिया गया है बाबर आजम को कि इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर विल बी द परमानेंट फीचर। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापसी इसलिए ली है। अगर ठीक है, देखो, अगर आमिर को खिलाते हैं, इमाद वसीम बाय 1 गेट 1, बाबर आ जाए, बाबर नहीं बैठता, रिजवान नहीं बैठता, 4, उसके बाद चाचू, पावर हिटर भी चाहिए आपको, बाबर, रिजवान, आमिर, इमाद, चाचू, 5, उसके बाद फिर आप पेस फैक्ट्री में आ जाओ, नसीम शाह, हारिस रऊफ, कितने हो गए ये? 7। ठीक है, हारिस रऊफ इंजर्ड है, फिर सही है, फिर कौन खेलेगा? सही है, और स्पिनर्स में अबरार को भी नहीं बिठाएंगे। ठीक है, तो तकरीबन मुझे लगता है कि 12, अगर प्लेइंग 11 तो अनाउंस नहीं होगी ना, वो कितनी 18-20 कितने लोग अनाउंस होते हैं? 17 होते हैं ना? न्यूजीलैंड का आ गया? कौन कौन है कैप्टन? कौन है? विलियमसन नहीं है? बोल्ट खेल रहा है? बोल्ट भी नहीं है, साउदी भी नहीं है, नॉर्थ जे भी नहीं है,
अच्छा, देखना देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, देख देखते हैं स्क्वाड देखते हैं वैसे। सीरीज कराची में हो भी नहीं रही मेरे ख्याल से, बाहर ही हो रही है, लाहौर और पिंडी में हो रही है मेरे ख्याल। हाँ सही है, चलो भाई पढ़ लेते हैं, वरना वो कैमरे के उस पार वाले जो कि नॉन क्रिकेट फ़ैन है वो बोर हो जाएंगे। नहीं नहीं, एडिटर को नहीं बोलते, हम बोलते हैं बातें रखा करो, नॉलेज बढ़ती है भाई। ठीक है जी, वरना वो इस चक्कर में ना वो एक अहम बात काट देगा। सही है जी, चलो। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी। हमने क्या बात कही थी कि अगर हम लोग ने आपको पहला क्लास याद हो, तो मैं अगर याद हो ज़रा तो पहली क्लास के अंदर हमने क्या बात की थी कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस नॉट मोर देन 20% पार्टनरशिप बिजनेस में ऑपरेट कर सकता है, लेकिन अगर उसको 20 से ज़्यादा एक्सीड कर गई उसकी लिमिट तो फिर कंपनी बनानी पड़ जाएगी। तो चलो बस वही बात कर रहे हैं कि किस किस को कंपनी बनाने का वो है, मैंडेटरी है, किस किस कौन कौन सी ऐसी एसोसिएशंस हैं या कौन कौन सी ऐसे लोग हैं, कौन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जिनको एज अ कंपनी लाजमी रजिस्टर करना है। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। जो तुम्हें गंद कचरा दिख रहा है ना, ये बड़ी मज़े की चीज़ें मैंने इसमें आज जमा करी हैं और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन इंशाल्लाह होने वाली है। चलो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी, एवरी पार्टनरशिप और एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैविंग ग्रेटर देन 20% इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। यानी कि वो पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी मेरे ख्याल कोई पार्टनरशिप से मिलती जुलती किस्म होती है, टैक्स में पढ़ के आ हो गए एओपी, तो एओपी या पार्टनरशिप बिजनेस जिनके मेंबरान की तादाद 20 से ज़्यादा हो जाए तो इन पे लाजिम है कि ये एज अ कंपनी अपने आप को रजिस्टर करवा लें। इन केस ऑफ नॉन कंप्लाइंस, अगर नॉन कंप्लाइंस कर ली तो पेनल्टी ऑफ लेवल 1 विल बी इम्पोज्ड एंड पर्सन शेल बी पर्सनली लायबल फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस। अच्छा ये क्या है, पेनल्टी ऑफ लेवल 1 विल बी इम्पोज्ड। मैंने आज से पहले किसी भी लेक्चर में ना पेनल्टीज़ का जिक्र नहीं किया कि पेनल्टी पड़ जाएगी। आपके कोर्स में जो पेनल्टीज़ है ना वो 3 तरह की हैं। लेवल ऑफ पेनल्टीज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो वो 3 तरह की हैं, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 की पेनल्टी। अच्छा अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की पेनल्टी डिटेल में क्या है ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, ना ही आपकी किताब ने बताया। बस बता देता है कि अगर फला ब्रीच हुआ तो लेवल 1 की पेनल्टी, फला ब्रीच लेवल 2, ये वाला संगीन ब्रीच लेवल 3 की पेनल्टी, बस लेवल बताया हुआ है, अमाउंट नहीं बताई हुई। पहले क्या होता था कि अमाउंट लिखा हुआ है, अब अमाउंट मिक्स कर दिया, याद हो रहा है नहीं हो रहा, तो बस 3 लेवल की पेनल्टीज़ हैं जो कि कंपनी सेक्ट में आपको मिल जाएंगी कि भाई लेवल 1 के ये ऑफेंसेस हैं और इनकी अमाउंट की पेनल्टी इतनी बनती है। लेकिन आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि किस जुर्माने पे, किस जुर्म पे कौन से लेवल का जुर्माना है। तो पहली बात हमने क्या करी कि कोई भी पार्टनरशिप या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसके मेंबरान की तादाद 20 या उससे ज़्यादा है तो उनको लाजमी है कि वो अपने आप को एज अ कंपनी रजिस्टर करवा लें, और अगर नॉन कंप्लायंस हुई तो पेनल्टी लेवल 1 की इम्पोज हो जाएगी और हर बंदा पर्सनली लायबल होगा फॉर द डेट ऑफ द बिजनेस के लिए। यानी कि अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है या कोई और एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो 20 से ज़्यादा उस पर ऑपरेट कर रहे हैं तो कानून क्या करेगा, उनको लेवल 1 की पेनल्टी भी देगा और जो उन डेट्स हैं बिजनेस के लिए हर बंदा पर्सनली लायबल हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक हो गया। उनका बिजनेस बंद नहीं होगा, नहीं उनका बिजनेस तो चल, वो एक एग्रीमेंट चल रहा है ना, बिजनेस एग्रीमेंट चल रहा है, लेकिन फिर डेट्स ऑफ द बिजनेस के लिए वो लोग सब पर्सनली लायबल होंगे। ठीक है, वो तो वैसे भी होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ उनके ऊपर लेवल 1 की पेनल्टी भी लग जाएगी। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बड़ा अच्छा सवाल है और इस पर मैं आज ही जो है ना वो चीज़ पढ़ के आया हूँ कि ऐसा नहीं है कि लेवल 1 की पेनल्टी लगती है, कोई मसला नहीं है। 25 लोग ऑपरेट के 30 लोग ऑपरेट करेंगे, बस जब पेनल्टी लगेगी दे दिया करेंगे। तो कानून बनाने वाले भी ना सोचते हैं इस बारे में कि हमारी आवाम क्या करेगी, पेनल्टी दे के अपना बिजनेस कंडक्ट कर लेगी, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर द कंपनी को अवॉइड कर लेगी। तो इसमें होता ये कि एक पेनल्टी तो आप पे लग गई, जैसे लेट से 4.5 लाख रुपये की पेनल्टी लग गई, अब वो तो लग गई। अब जितने दिन आप नॉन कंप्लायंट रहे हो उस पर 1% लगती रहेगी, यानी कि वो पेनल्टी चढ़ती रहेगी, वो सूद समेत जो है ना आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर मैं 25 लोगों के साथ ऑपरेट कर रहा हूँ और मैं कंपनी रजिस्टर नहीं करवा रहा तो बस एक पेनल्टी देके साइड में, नहीं ऐसा नहीं है, वो पेनल्टी पे अमाउंट चढ़ती रहेगी। ठीक हो गया, बात समझ आती है? अच्छा हाँ, सूद समेत, इंटरेस्ट समेत, हर चीज़ की कोई ना कोई एक्सेप्शन होती है। स्पेशल रेजोल्यूशन की क्या एक्सेप्शन थी?
स्पेशल रेजोल्यूशन की एक एक्सेप्शन थी। क्या एक्सेप्शन थी? इफ़ ऑल द मेंबर्स इंटाइटल्ड टू वोट एट सच एनी मीटिंग सो एग्री। और कंसर्न क्या था? इम्प्लिसिट था, एक्सप्लिसिट था? एक्सप्लिसिट कंसर्न था। बॉडी कॉर्पोरेट की क्या एक्सेप्शन थी? कोऑपरेटिव सोसाइटी और हाँ, जो भी कंपनी की डेफिनेशन मीट नहीं करती उसको कोई कंसर्न फेडरल मिनिस्टर वगैरह मना कर दे कि ये कंपनी नहीं है। ठीक है, सही है। अच्छा, और कोई एक्सेप्शन हमने पढ़ी कंपनी के अंदर? मुझे तो 2 रिकॉल हुई, एक बॉडी कॉर्पोरेट वाली और दूसरा हमारे पास क्या थी? स्पेशल रेजोल्यूशन वाली। ठीक है, एक और एक्सेप्शन पढ़ने जा रहे हैं आज। वो एक्सेप्शन के बहाने मैंने पिछली जो है ना वो चीज़ें रिवाइज करा दी, हालांकि करानी नहीं थी, लेकिन चलो मेमोरी टेस्ट भी हो गया। ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर एज अ कंपनी की कुछ एक्सेप्शन भी हैं, यानी कि कुछ लोग स्टिल उनके मेम्बरान की तादाद 20 या 20 से ज़्यादा हो जाए, एक्सीड कर जाए, तो फिर भी उनको कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी पड़ेगी। नंबर 1, पार्टनरशिप ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल, जैसा कि लॉयर्स, अकाउंटेंट, अदर प्रोफेशनल नॉट अलाउड टू फॉर्म लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। जैसे कि ऑडिट फर्म्स हैं, KPMG है, EY है, AFF है, GT है, रहमान सरफराज है, हारून ज़करिया है, रियांडा है, बेकर टेली है, मतलब जितनी सारी ऑडिट फर्म्स है ना, ये कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे ऑपरेट नहीं कर रही है। क्यों? इन्होंने ऑडिट किया, पेनल्टी लग गई। तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई हमारी तो जो है वो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, लायबिलिटी, वर्ड जहन में नहीं आया था, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंड ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता। यानी कि जो पार्टनरशिप ऑफ प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसमें से अकाउंटेंट्स आ गए, लॉयर्स आ गए, ऑडिट फर्म वगैरह हो गई, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, मतलब कि दे आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। बात समझ आती है? पहले एक्सेप्शन क्लियर है। नंबर 2, कोई भी सोसाइटी या बॉडी या एसोसिएशन इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान। मिसाल के तौर पे कि कोई भी ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट या कोई भी ऐसी सोसाइटी या कोई भी एसोसिएशन जिसकी तादाद 20 से ज़्यादा हो, स्टिल दे आर नॉट टू रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। यानी कि वो किसी और कानून के तहत फॉर्म हुई होगी। मिसाल के तौर पे कि एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के तहत फॉर्म हुई हो, यानी कि या फिर एक मुदारबा कंपनी जो है वो फॉर्म हुई हो मुदारबा के कानून के तहत, या कोई बैंक फॉर्म हुआ हो बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के तहत। तो हाँ बिल्कुल, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो बनाएंगे। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे इनको एक्सेप्शन दी गई है, यानी कि ये लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के तौर पे कभी भी रजिस्टर नहीं होंगे। 2 एक्सेप्शन पढ़ ली। नंबर 1, पार्टनरशिप ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल, लॉयर, अकाउंटेंट्स, अदर प्रोफेशनल जिनको ये इजाज़त नहीं है। नंबर 2, इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ इन पाकिस्तान, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसे लोगों का ग्रुप, कोई भी बॉडी, कोई भी एसोसिएशन जो कि पाकिस्तान में किसी और लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो। समझ आती है? अब कोई और लॉ कौन सा हो सकता है? बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस, मुदारबा। ठीक हो गया। नंबर 3, जॉइंट फैमिली बिजनेस। ये बड़े मज़े का कॉन्सेप्ट है, जॉइंट फैमिली बिजनेस। जॉइंट फैमिली बिजनेस की कंपनी लॉ के अंदर कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए प्यार से कि जॉइंट फैमिली इज़ नॉट डिफाइंड इन कंपनी लॉ। तो जॉइंट फैमिली को समझे किस तरह? ये एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला। कैफ में पढ़ के आ रहे हो, कैफ 2 में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? हाँ, क्या होता है? AOP के साथ लिंक होता है, सही है। अच्छा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बेसिकली एक बड़ा परिवार होता है। वो ड्रामा देखा था वो बजाज वाला, वो जो कौन से ड्रामे आते थे मतलब स्टार प्लस के, जिसमें वो पूरा ख़ानदान ही जो है ना वो करोड़ों का बिजनेस कर रहा होता था। वो बेटा बाप के, हाँ, ये वो होते थे ना ख़ानदानी ड्रामे होते थे, उनके ख़ानदानी बिजनेस चलते थे, बड़े बड़े कारोबार। वो बेटा बाप के पास आता है, बाबा मुझसे जो है वो, नहीं वो तो बहुत सारे थे ऐसे तो और, ठीक है। वो बच्चा बाप के पास आता है, बाबा मेरे से नुकसान हो गया है। बोलता कितने का बेटा? बाबा 200 करोड़ का। कोई बात नहीं, मेरे अलमारी में जाओ 500 करोड़ निकाल लो, ठीक है। तो वो वाली जो बहुत ज़्यादा अमीर करीब नहीं होते थे हिंदू वाले जो बिजनेस होते थे जॉइंट फैमिली, तो उसे हम कहते हैं जॉइंट फैमिली बिजनेस। अच्छा, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कॉन्सेप्ट क्या होता था? ये एक इंडियन कॉन्सेप्ट है जो कि 3 नस्ल में मुश्तमिल होता है, यानी कि दादा, बाप और बेटा, इनकी नस्लें। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर मतलब वो घर की जो ख़वातीन हैं वो भी आ गई, और जो
अनमैरिड डॉटर्स हैं, यानी कि गैर शादीशुदा जो लड़कियां हैं वो भी शामिल होती हैं, और वो बेटियां जिनकी शादी हो चुकी है वो शामिल नहीं होती, क्योंकि फिर उनको अपना सरनेम जो है वो यहाँ से कॉम्प्रोमाइज़ करके जिस जगह शादी कर रही हैं वहाँ का सरनेम उनके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन आता है? 3 नस्ल पे मुश्तमिल जो है वो एक ख़ानदान, जिसके अंदर उनके घर की औरतें और अनमैरिड लड़कियाँ वो शामिल होती हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। समझ आती है? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी, सॉरी जॉइंट फैमिली बिजनेस को भी क्या है? एक्सेप्शन है। क्या चीज़? हाँ, वो तो 20 से भी कई ज़्यादा होती है ना, इसलिए उनका एक्सेप्शन है कि ठीक है अगर एक फैमिली के अंदर रह के ही बिजनेस हो रहा है और वो बिजनेस उस फैमिली से कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो ठीक है आपको एक्सेप्शन है, आप एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर ना हो भी तो चलेगा। बात समझ आती है? नंबर 4, नंबर 1 डन, नंबर 2 डन, नंबर 3 डन। नंबर 4, पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिलीज। एक फैमिली की हमने बात कर ली, वो एक बड़ा सा परिवार जॉइंट फैमिली का। अब ये पार्टनरशिप ऑफ जॉइंट फैमिली क्या है? यानी कि एक अलग परिवार, दूसरा अलग परिवार, ये मिलके क्या कर रहे हैं? आपस में मिलके पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो इनको क्या एक्सेप्शन है? इनको कितनी एक्सेप्शन है वो पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम ऑफ 20 मेंबर्स, यानी कि इनको सिर्फ इतनी ही एक्सेप्शन दी गई है कि आपके मेंबर मैक्सिमम ऑफ 20 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा होंगे तो फिर आपको कंपनी बनानी पड़ जाएगी। लेकिन इस 20 के अंदर ना माइनर बच्चे शामिल नहीं हैं। अब इतनी बड़ी 2 जॉइंट फैमिलीज़ हैं तो फिर उनके बच्चे हैं, उनकी शादियाँ हुई हैं, उनके बच्चों के बच्चे, फिर दर्जन से ऊपर तो बच्चे निकल जाएंगे, ठीक है। तो फिर उस चक्कर में अगर बच्चों के नाम पे भी एसेट्स हैं और उन बच्चों को भी आप इस जॉइंट फैमिली बिजनेस में काउंट कर रहे हो, तो फिर तो गिनती बहुत ऊपर निकल जाती है। तो इस केस में ये कहा जाता है कि अगर आपके मेम्बरान दोनों जॉइंट फैमिली के मिला के 20 से ऊपर नहीं है तो फिर ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, मैक्सिमम ऑफ 20 तक आप जा सकते हो, तो आपको कंपनी रजिस्टर कराने की ज़रूरत कोई भी नहीं है। इसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे मुन्ने बना के ना काट दिए, ठीक है। ये बच्चे क्या है? एक्सेप्शन, ये याद रहेगा इंशाल्लाह। नहीं, सिंगल जॉइंट फैमिली में कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो एक ही फैमिली के अंदर है, तो जितने लोग चाहें मिलकर कारोबार कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द बिजनेस रिमेन इन द सेम फैमिली। अगर आप बिजनेस शेयर कर रहे हो किसी और फैमिली के साथ, 2 परिवार मिलकर आपस में एक नया परिवार बनाना चाह रहे हैं बिजनेस का, तो फिर उसमें लिमिट है कितने की? 20 की। इसके लिए डायग्राम मैंने कहा था ना कि कोशिश करूँगा कि जो है वो हर चीज़ किसी ना किसी डायग्राम में समझाऊँ। तो ये ऑडिट फर्म नहीं लग रही, ये जॉइंट फैमिलीज़ का बिज़नेस है। मैंने जो है क्या चीज़ इसमें मैं नहीं हूँ, इसमें ये अंकल हैं, ठीक है, ये इनकी बेगम है, होपफुली आंटी, ठीक है, और ये जॉइंट फैमिली बिज़नेस चल रहा है। ये चाचा जो है ना वो बहुत खुश लग रहे हैं आज, ठीक है, और चाचा को रोज़ा नहीं लग रहा, और ये आंटी बहुत खुश हैं, ठीक है। वो सुपरवाइज़र है जो है वो देख रही है काम सही चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन किसी के पास भी ना वो लैपटॉप नहीं खुले हुए, बहुत कम लोगों के पास है, और वो पीछे जो है ना वो पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है, ठीक है, बच्चे भी हैं, ठीक है। लेकिन ये बच्चे क्या हैं? ये मीटिंग नहीं हो रही, ये बस एक बिज़नेस चल रहा है। ये देखो मीटिंग हुई तो इतने हंसेंगे थोड़ी, हंस के तना रहा है, ठीक है, ये हंस रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। हाँ, ये जो 2 जॉइंट फैमिली के लोग हाथ मिला रहे हैं, ठीक है, दे आर जॉइंट फैमिली, ठीक है। दो परिवार एक्सक्लूडिंग माइनर, 2 परिवार एक होने आ रहे हैं, इसलिए देखो माइनर भी ना यहाँ पे साइड कर दिए, बोला सड़क उधर, वो माइनर को थोड़ा दूर खड़ा किया हुआ है यार वो माइनर एक्सेप्शन है ना, इसलिए माइनर को दूर खड़ा कर दिया, ठीक है। ये 3 ही माइनर बच्चे नज़र आ रहे हैं मुझे, और ये दो माइनर बच्चे और भी हैं, ठीक है। तो बात समझ आती है? समझ आया? अब इंशाल्लाह ये जब नोट्स में तस्वीर देखोगे तो भूलोगे नहीं। ट्विन टावर नहीं यार, ये एक आर्टिफिशियली जनरेटेड जो है वो इमेज है, ठीक है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है जी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, क्या बात सीखी हमने कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप की तादाद 20 से ऊपर निकल जाए तो उनको लाजिम है कि वो कंपनी बना लें। एक्सेप्शन नंबर 1, पार्टनरशिप ऑफ सर्टेन प्रोफेशनल। एक्सेप्शन नंबर 2, सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन जो कि किसी और लॉ के तहत रजिस्टर हुई हो। नंबर 3, जॉइंट फैमिली बिजनेस, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं। नंबर 2, पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर जॉइंट फैमिलीज, 20% या 20%? 20% परसेंट नहीं लिखे आ जाना एग्जाम के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये बात सारी क्लियर है? क्या हमने यहाँ तक सब चीज़ें पढ़ ली हैं? ऑनलाइन हाँ है यार, लेकिन वो थोड़ा गायबाना रहते हैं, वो बस सोचते हैं कि हम सुन लेंगे तो इंशाल्लाह मेरा फाका हो जाएगा। बच्चे ईद के बाद आएंगे यार। मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, एक कंपनी किस तरह से बनती है।
उसूलन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोड ऑफ फॉर्मिंग का कंपनी है ना, बल्कि नहीं, ये भी नहीं, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये चैप्टर 1 के ना सबसे शुरू के टाइम पे लिखा होना चाहिए था कि एक कंपनी बनती किस तरह है। वो पहले आप सब बताए थे, मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, अथॉरिटीज़ क्या होती हैं। चलो भाई चलते हैं आप कंपनी बनाने के लिए कि कंपनी बनती किस तरह है। लेकिन ये आपके चैप्टर के ना इस आखिरी हिस्से में दिया हुआ है, और इसमें कुछ वर्ड ऐसे भी आएंगे जो कि आपने पढ़ने होंगे चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, कि मेमोरेंडम होता है, सब्सक्राइबर होते हैं, साइन होता है, डेटेड होता है। वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट के इनिशियल लेक्चर्स में ही जो है डिस्कस कर लिए हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि नीचे के वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ने में भी कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, यानी कि एक कंपनी बनाने के लिए क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से कंपनी बन सकती है। नंबर 1, अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करें और दी गई जो है वो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स, कंप्लाइंसेस पूरी करें, तो फिर उनकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। समझने वाली बात क्या थी? पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा बंदे। भाई तो मोबाइल पे क्या कर रहे हो ये बताओ। मल्टीपल स्कीम्स आ रही हैं, कैसे? अच्छा, ओके, समझ गया। माउस कहाँ गया? ठीक है, चलो कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो जी, प्राइवेट कंपनी 2 या 2 से ज़्यादा लोग साइन करें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को और रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। पब्लिक कंपनी 3 या 3 से ज़्यादा लोग, ये मुझे ना देख के वो याद आ गया, 2 मछली 3 मछली, तो प्राइवेट कंपनी में 2 लोग, ठीक है, 2 मछली ने भाई 2 लोग, ठीक है, और पब्लिक कंपनी में 3 पर्सन। रजिस्ट्रार के ऑफिस गए, छपाक, कंपनी बन गई, ठीक है। तो अब याद आया, सही है ना? मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। 3 or more persons sign memorandum of association and meet the requirements of this act. Same requirements. Number 3, single member company, 1 or more person या 1 person? 1 person, 1 मछली। सिंगल मेंबर कंपनी 1 मछली, प्राइवेट कंपनी 2 मछली, सही है, और पब्लिक कंपनी 3 मछली, 3 या 3 से ज़्यादा। सिंगल मेंबर में 1 बंदा, प्राइवेट में 2 या 2 से ज़्यादा, पब्लिक में 3 या 3 से ज़्यादा। पब्लिक और प्राइवेट वाले को करना क्या है? सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन करना है और जाके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट वगैरह पूरी करके कंपनी रजिस्टर करा लेनी है। अब वो क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे होती है, वो सब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बस यहाँ बताया हुआ है कि किस तरह से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अच्छा, सिंगल मेंबर कंपनी 1 मछली, मीट द रजिस्ट्रेशन एंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट, सिग्नेटरी मस्ट अप्रूव अ सक्सेसर, मस्ट अपॉइंट सक्सेसर, नॉट अप्रूव, सॉरी। सिंगल मेंबर कंपनी, एक बंदा है जो कि बनाएगा अपनी कंपनी और एक सक्सेसर अपॉइंट करेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि सक्सेसर इज़ नॉट हायर, यानी कि ये वारिस नहीं है, ये सक्सेसर है। सक्सेसर कौन होता है कि जब एक बंदा मर जाएगा तो उसके बिहाफ पे आके उसकी कंपनी को चलाएगा, उसकी कंपनी के अफेयर्स जो है सुपरवाइज करेगा, मॉनिटर करेगा, और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं वाइंडिंग अप की, या कोई शेयर्स लीगल आय को ट्रांसफ़र करना है, कोई एक बंदा है तो उसको ट्रांसफ़र करना है, ज़्यादा बंदा है तो उसको ट्रांसफ़र करना है, तो जो सारे मामला है ना उस बंदे को सुपर्द कर दिए जाएंगे। यानी कि अगर मिसाल तौर पे मैं सिंगल मेंबर कंपनी बना रहा हूँ, मैंने बोला कि अगर इन केस मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी सिंगल मेंबर कंपनी का सक्सेसर होगा मोहसिन। मोहसिन नाम है ना भाई, सही नाम लिया है, मोहसिन, बेहतरीन, मोहसिन बनेगा। अब मोहसिन की जिम्मेदारी है कि जो मेरे बच्चे हैं नहीं, ठीक है, उनके नाम पे जो है वो शेयर ट्रांसफ़र करे, अगर 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, अगर 1 से ज़्यादा है तो उनके नाम पे शेयर ट्रांसफ़र किया जाए, अगर 1 है तो उसके नाम पे सिंगल मेंबर कंपनी को ट्रांसफ़र करवा दिया जाए। तो ये सक्सेसर है, इसकी ये जिम्मेदारी है। अब सक्सेसर की क्या जिम्मेदारी है वो पढ़ लेते हैं। हाँ, नहीं, सक्सेसर खुद नहीं चला सकता, सक्सेसर हायर नहीं है, मैंने यहीं लिखा, इसलिए लिखा ताकि आप लोग एग्जाम में जाके इसको ये मिक्सअप ना कर दो कि एक सक्सेसर का नाम सिंगल मेंबर कंपनी का जो ओनर है वो करेगा और उसके मरने के बाद सारी चीज़ें ना वो हड़प के आगे बैठ जाएगा, हाँ भाई कंपनी तो मेरी है, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सिंगल मेंबर कंपनी ओनर की डेथ के बाद 2 काम होंगे। सबसे पहले चीज़, शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू द लीगल आयर्स। अगर मुसलमान था बंदा तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक जो है लीगल आयर्स को शेयर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और अगर गैर मुस्लिम था तो गैर मुस्लिम में, अगर हिंदू का कोई कानून है तो उनका अलग, क्रिश्चियन का अलग है तो उसका अलग, एथियस्ट हैं तो उनका अलग, और कौन सा होता है रिलीजन भाई, बुद्धिस्ट, और एथियस्ट हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, मुसलमान हो गए, हिंदू हो गए, और 4-5 ही आते हैं मुझे, ज्यूस, ठीक है। तो जो भी रिस्पेक्टिव रिलीजन के कानून हैं उनके तहत क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। कंपनी की मैनेजमेंट
एज अ ट्रस्टी ये बंदा संभालेगा, इसकी जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके बाद ना एंड है, और कंपनी की मैनेजमेंट ये बंदा संभालेगा एज अ ट्रस्टी और मैनेज करेगा सारी चीज़ें अनटिल द शेयर्स आर ट्रांसफर टू द न्यू ओनर। अच्छा जी, लीगल आयर यानी कि वारिस, वाव वाले फ्रेज से सही होता है ना, सीन होता है, से होता है ना वारिस। वारिस अगर एक है, जो मैंने कहा कि बच्चे नहीं हैं, अगर एक ही बच्चा है तो फिर उसके नाम पे सिंगल मेंबर कंपनी ट्रांसफ़र हो जाएगी और सिंगल मेंबर कंपनी का नया ओनर कौन बन जाएगा? वो वारिस, वो छोटा वारिस ये बन जाएगा। ठीक है, इसके बाल भी लगा दो थोड़े से। अच्छा, अगर बच्चे थे एक से ज़्यादा तो फिर क्या होगा कि जो शेयर्स हैं वो सब में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और इस केस में अब सिंगल मेंबर कंपनी तो रही नहीं, तो फिर दे हैव टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, इनको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्जन करवानी पड़ जाएगी। बात समझ आती है? सही है, नहीं सही सवाल है। भाई का सवाल था कि जो बंदा मर जाएगा उसकी बीवी को कुछ नहीं मिलेगा, तो देखा जाएगा कि अगर लीगल आयर में मेरे ख्याल पहले किसका हक आता है? बेगम का हक आता है, बच्चों का हक आता है? मेरे हिसाब से तो जो सक्सेशन होती है वो नस्ल दर नस्ल चलती है ना। अगर दादाजी की कोई प्रॉपर्टी थी तो वो बेटे के नाम पे आएगी, बेटे के नाम की प्रॉपर्टी तो उसके बच्चों के नाम पे आएगी मेरे ख्याल। हाँ हाँ, कोई नस्ल का सिलसिला होता है ना, उनके नाम पे जाती है मेरे ख्याल। हाँ, अगर उसने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ठीक है भाई मेरे मरने के बाद जो है मैं लीगल आयर जो है वो मेरा ये मेरी बेगम है, ठीक है, एक हैं दो हैं बेगम, तो इनको ट्रांसफ़र होगा, तो फिर उनको ट्रांसफ़र होगा। बात समझ आती है? क्लियर? एक मछली सिंगल मेंबर कंपनी, पानी में नहीं गई भाई, सिंगल मेंबर कंपनी। टू और मोर प्राइवेट, प्राइवेट प्राइवेट, थ्री और मोर पब्लिक। क्या करेंगे? मेमोरेंडम साइन करेंगे और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अच्छा, ये प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना एक ओवरव्यू है, दिस इज़ नॉट द होल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर हम आगे मज़ीद डिग डाउन करेंगे जब हम पढ़ेंगे ना कि एक स्टेप आगे पढ़ेंगे। तो बस ये बेसिकली एक फ्लो चार्ट है कि कंपनी बनती किस तरह से, मतलब फ्रॉम दी क्या कहते हैं उसे, नाम लेने से आखिरी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कराने तक। सबसे पहले गेटिंग नेम अवेलेबिलिटी। नेम अवेलेबिलिटी का ना भी बड़ा ही चक्कर है। जैसे इंसान के बच्चे होते हैं उनका नाम रखा जाता है, वैसे कंपनी का भी नाम रखा जाता है। नहीं बाकी मैं तुम्हें इसमें बताता हूँ कि नेम अवेलेबिलिटी से ना मुझे अपने इवन घर की मिसाल याद आई, तुम्हें देता हूँ अभी। सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर हमने कोई नाम रखना है तो हम जाएंगे रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार के पास क्यों जाएंगे भाई? मेरी कंपनी मेरी मर्जी। क्या मैं अपनी कंपनी का नाम बाटा शूज़ रख सकता हूँ? बाटा शूज़ रख सकता हूँ, एरोसॉफ्ट रख सकता हूँ, चेज़ रख सकता हूँ, इम्तियाज़ सुपर स्टोर रख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये नाम रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हुए हैं। तो सबसे पहले जाना किसके पास पड़ेगा? रजिस्ट्रार के पास, कि मैं जो है लेट्स से मैं अपनी कंपनी का नाम खोलूँ चेस माइनस, क्या रख सकता हूँ भाई? चेस प्लस है ना, चेस माइनस थोड़ी है, तो क्या चेस माइनस रख सकता हूँ? नहीं रख सकता। वो नहीं, अब चैप्टर नंबर 2 आपको बताएगा ये बात कि कोई भी ऐसा नाम जो किसी कंपनी से मुशाबिहत रखता हो आप वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे याद है, मुझे एग्जैक्टली उस केस का नाम याद नहीं है, दो कंपनीज का ना आपस में फटा हो गया था, वो केस कोर्ट में चला गया था। वो मेरे ख्याल लोगों के ऊपर हुआ था, नाम के ऊपर भी नहीं, लोगों के ऊपर होता कि इससे हमारा जो लोगो चोरी किया। बाद में दूसरी वाली कंपनी थी ना जिसने असल चोरी की थी, वो जीत गई। पता है कैसे? वो मुझे केस एक्चुअली याद नहीं, तो मैं निकाल के बताऊंगा। यूट्यूब का भी हुआ था? क्या हुआ था? अच्छा, लोगों का? अच्छा, नाम का? अच्छा सही है, मुझे पता नहीं उस बारे में। अच्छा, होगा भाई होगा। तो बता मैं ये रहता कि जो उसका था ना हिसाब किताब लोगों का, तो जो ओरिजिनल कंपनी थी उसमें शेर का मुंह था इस साइड। अब जैसे छापा था ना उसने शेर बना के ना इसका मुंह कर दिया इस साइड, तो जैसे छापा ना वो जीत दिया केस। ये भाई मैंने तो आपका लोगो चोरी किया ही नहीं है, मेरे शेर का मुंह इस तरफ है, इस तरफ। ये वाकई एक रियल वर्ल्ड केस एग्जाम्पल है। मुझे याद नहीं आ रही कंपनी का नाम, मैंने 2018 के अंदर ये सुना था, तो अभी तो बहुत साल हो गए, मुझे याद भी नहीं है सही से। चलो जी, सबसे पहले क्या करेंगे? कंपनी बनाने के लिए नाम की अवेलेबिलिटी लेंगे और रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और पूछेंगे क्या भाई ये नाम अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। रियल केस एग्जाम्पल क्या बताने जा रहा था, अगर एरोसॉफ्ट के नाम से कोई कंपनी रजिस्टर हुई भी है तो क्या मुझे एरोसॉफ्ट का नाम मिलेगा? नहीं। इम्तियाज़ का नाम मिलेगा, चेस का नाम मिलेगा, बाटा का नाम मिलेगा, खाडी का नाम मिलेगा, सफ़ायर का नाम मिलेगा, जेलबरी का नाम मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस नाम से ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अगर मैं बोलूँ बेलबरी, तो बेलबरी का नाम मिल जाएगा? नहीं, जेलबरी से मैं बेलबरी बना दिया,
नहीं मिलेगा ना, क्योंकि सिमिलर रिसेंबल करता है दूसरी कंपनी से। चैप्टर नंबर 2 में तुम पढ़ोगे ये बात कि सिमिलर रिसेंबल भी नहीं करना चाहिए, तो फिर भी आपको नहीं मिलेगा। ब्लैकबेरी नहीं, मैंने बेलबेरी बोला है। अच्छा, ब्लैकबेरी चल रहा है मेरे ख्याल, पाकिस्तान में नहीं चला, लेकिन ब्लैकबेरी एग्जिस्ट करता है। मेरे पास छोटा सा मोबाइल है, बड़ा क्यूट सा ब्लैकबेरी का एक। अच्छा, नेम अवेलेबिलिटी, जैसे इंसान के बच्चे होते हैं ना, तो वो भी नाम रखने से पहले ना सोचते हैं कि कोई नाम ऐसा ना रखें जो कि बच्चे की शख्सियत पे भारी हो जाए। अक्सर औकात लोग ऐसा होता है कि नाम चेंज करते हैं। मेरा नाम जो है ना, मेरा नाम हुदैद नहीं है, मेरा असल नाम हदीद है। मतलब इट वॉज हदीद जो मेरा नाम रखा गया था, लेकिन बस वो स्कूल में और बोलने में करने में वो हुदैद बन गया, और फिर मैं हुदैद ही बन गया उसके बाद से, ठीक है। और हुदैद का मतलब बेसिकली होता है छोटा हदीद, यानी कि हदीद को अगर आप अरबी में छोटा हदीद बोलो ना, तो वो हुदैद बन जाता है। तो नाम हदीद है सूरह हदीद पे, पारा नंबर 29, सूरह हदीद। हदीद का मतलब होता है लोहे की धात। तो नाम से बात ये चली थी कि जैसे मेरा एक भतीजा है, उसका नाम है जिब्रील, ठीक है, जिब्रील नाम है। जब हम ये नाम रखने जा रहे थे ना, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि फ़रिश्ते के नाम पे ना आप नाम ना रखो, वो फिर भारी हो जाता है, अच्छा नहीं होता। फिर मैंने मुफ्तियान कराम से मशवरे किए कि क्या जिब्रील नाम रखा जा सकता है, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल रखा जाता है, कोई मसले वाली बात नहीं। तो फिर हमने नाम जो है ना रख लिया। तो बताने का मकसद क्या था कि जैसे इंसानों के यहाँ बच्चे होते हैं, वो भी सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं कि क्या हम ये नाम रख सकते हैं, क्या ये भारी तो नहीं होगा, क्या ये नाम रखना कोई गलत बात तो नहीं हो जाएगी। तो वैसे ही कंपनी रजिस्टर कराने से पहले भी हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, नेम की अवेलेबिलिटी देखेंगे कि क्या यह नेम अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। नंबर 2, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। नंबर 1, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। नंबर 2, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम क्या होता है, जो कि फोकस करता है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स पे। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जिसमें इंटरनल बायलॉज होते हैं कि कंपनी चलेगी कैसे। फिर फाइल करेंगे डॉक्यूमेंट्स एक एप्लीकेशन के साथ, किसको, रजिस्ट्रार को। और फिर आखिर में रजिस्ट्रार अगर सेटिस्फाई हो गया कि ठीक है आपने जो एप्लीकेशन दर्ज की है ये सही है और सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हैं, तो आखिर में हमें क्या मिल जाएगा, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ तो सबसे पहले नाम की अवेलेबिलिटी देखेंगे, फिर नंबर 2 डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को जाके फाइल कर देंगे और फिर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार से रिसीव कर लेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेशन कि आपकी कंपनी दुनिया के अंदर आ गई है, आपकी कंपनी की मुबारक को पैदाइश हो गई है, और ये इसका सर्टिफिकेट है। जैसे कि एक इंसान का होता है बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे कि शेयर इशू करने पे शेयर होल्डर को मिलता है शेयर सर्टिफिकेट, वैसे ही एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट होने पे मिलता है इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट किसको मिलता है, इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को। और कंपनी को इनकॉर्पोरेशन होने के बाद क्या मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आगे जाके चैप्टर नंबर 2 में इंशाल्लाह एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस यू गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस भी लेना पड़ता है। लेकिन हाँ, कितना रहता है, अभी तो सिर्फ 37 मिनट हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, रहता कितना है, कितने पेजेस रहते हैं, यह फाइलिंग विद रजिस्ट्रार है, अपील टू कमीशन है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, और फिर ख़त्म, 2 पेजेस हैं। 5 मिनट में एक ब्रेक लेना है तुम्हें, 5 मिनट का ब्रेक चाहिए ताकि एफिशिएंट हो जाए। अच्छा, कैमरे के उस पार वालों से भी जो है वो आप भी ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि लेक्चर तो कट जाएगा इतना हिस्सा। अभी भाई की फरमाइश आई है, मौसम भाई की, कि हमें चाहिए ब्रेक छोटा सा, तो हम लेते हैं ब्रेक ताकि हम आकर जो है वो अपनी रजिस्ट्रार की फाइलिंग डिस्कस करें, इसके बाद रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, और इसके बाद फिर कोई छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करके ना हम इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो मौसम भाई की फरमाइश पे एक 5 मिनट का ब्रेक। तो पहले हमने क्या किया कि हम गए कंपनी का नाम पूछने के लिए कि क्या ये नाम हम रख सकते हैं। उसने बोला ठीक है आप ये नाम बिल्कुल रख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमने नाम रख लिया। नाम रखने के बाद अगला स्टेप क्या है, रजिस्ट्रार के साथ हम करेंगे कुछ फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सबसे पहले चीज़ हम देंगे एक डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस। डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस क्या होती है, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लाइंस जो है एक होता है हल्फिया बयान कि ठीक है जो आपने चीज़ें बताई थी वो हमने फुलफ़िल कर दी हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे थे वो हमने जमा करा दिए हैं, और इसके अंदर हमने किसी भी किस्म की कोई बेईमानी नहीं करी, और सारे डॉक्यूमेंट जो है ना वो बिल्कुल रियाल, ठीक है, सब ओरिजिनल है, कुछ जारी नहीं है, और सब सारी रिक्वायरमेंट्स हमने आपकी फुलफ़िल कर दी हैं। ये क्या है, एक हल्फिया बयान है। ठीक हो गया, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस जमा करा दी कि हमने कंपनी से की 2017 की जितनी सारी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर ली हैं। नंबर 2, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइंड बाय ऑल सब्सक्राइबर्स, विटनेस्ड एंड डेटेड। यानी कि जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी सारे, अभी वो मेंबर्स नहीं बने हैं, ठीक है, अभी वो मेंबर्स नहीं बने, अभी वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को साइन करने जा रहे हैं, ऐसे करके ना।
जब वो साइन कर लेंगे तो वो कहाँ गया भाई, साइन कहाँ गया, साइन गायब हो गया, आ गया। तो जब वो साइन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बन जाएंगे मेंबर्स, ताकि क्योंकि वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या बन जाते हैं, हम मेंबर बन जाते हैं। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को वो सब्सक्राइब करेंगे और अपनी डेट डालेंगे विटनेस के साथ, यानी कि एक उनका विटनेस भी होगा जो कि गवाह होगा, यानी कि जब वो कंपनी बन रही होगी ना तो उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को जो मेम्बरान है, होने वाले मेम्बरान, वो सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और एक इनका गवाह भी मौजूद होगा। गवाह भी अपना नाम, पता, एड्रेस, शनाख्ती कार्ड, वो सब कुछ लिख रहा होगा कि हाँ ठीक है, मैं गवाही देता हूँ कि मेरी मौजूदगी में इन लोगों ने ये स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस वगैरह साइन किया है और कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी की जो है इन्होंने बुनियाद रखी है। नंबर 2, अच्छा डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस हो गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया। नंबर 3, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए होता है ऑप्शनल, यानी कि अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो क्या वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा कराए या ना कराए, कोई फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह इसकी क्या है, तो फिर क्या मतलब आर्टिकल्स कंपनी के ऊपर तो बाइंडिंग होते हैं। आपने बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर इंटरनल बाय लॉस होते हैं जो कि फोकस करते हैं कंपनी किस तरह चलेगी, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स किस तरह होंगे, मीटिंग किस तरह होगी, वोटिंग किस तरह होगी। तो आपने तो इतनी सारी जो है ना कसीदे बयान किए थे आर्टिकल्स के बारे में, अब आप ये कह रहे हो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए लाजमी नहीं है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं है, क्या यह खुला तजाद नहीं है? नहीं है, क्योंकि लॉ कहता है कि अगर तुमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जमा नहीं कराए तो ठीक है, कोई बात नहीं, जमा ना कराओ, मैं ये समझ लूंगा कि जो मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रखे हुए हैं तुम्हारे भी वही आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, ठीक है। यानी कि एससीसीपी ने क्या किया है, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का प्रॉपर फॉर्मेट बना दिया है कि किसी भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के ये आर्टिकल्स होने चाहिए हैं। अब इसका मतलब ये है कि बेयर मिनिमम तो वो अप्लाई होता है, और अगर किसी कंपनी ने अपने आर्टिकल्स बना दिए तो उस पर वो अप्लाई होंगे। और आर्टिकल्स के अंदर मैंने एक और बात की थी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी स्ट्रिक्ट, कैन नॉट बी सॉफ्टर, कैन नॉट बी वीकन देन द कंपनीज एक्ट, बट नॉट वाइस वर्सा। यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की रिक्वायरमेंट जो है वो कंपनीज एक्ट से ज़्यादा सख्त तो हो सकती है लेकिन नरम नहीं हो सकती। अब मुझे नहीं पता, मैंने अंग्रेजी में कुछ अगर ऊपर नीचे बोल दिया, लेकिन बात का खुलासा क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनीज एक्ट से सख्त तो हो सकते हैं लेकिन नरम नहीं हो सकते। यानी कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ लेट्स से डायरेक्टर जो है किसी कंपनी के लिए, कंपनी एक्ट ने बोला, मिसाल दे रहा हूँ 3, तो आर्टिकल उसको 4 कर सकता है, 5 कर सकता है, लेकिन 2 नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के लिए क्या है, ऑप्शनल है। अगर कंपनी ने जमा नहीं करा तो ना कराए, हम ये समझेंगे कि वेबसाइट वाला एप्लीकेबल है। ज़्यादा जोश आ गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मस्ट बी साइन बाय ऑल सब्सक्राइबर, विटनेस एंड डेटेड। जैसे कि मेमोरेंडम को सारे सब्सक्राइबर ने सब्सक्राइब किया, वैसे ही आर्टिकल्स को भी वो सब्सक्राइब करेंगे और कंपनी के मेम्बरान बनने के लिए अपनी रजामंदी पेश कर देंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये कौन सा एड्रेस है भाई? अभी तो कंपनी बनी ही नहीं है, तो ये एड्रेस कहाँ से आ गया भाई साहब? एक्सपेक्टेड एड्रेस नहीं, कंपनी तो बनी ही नहीं, कंपनी तो हम बनवाने के लिए जा रहे हैं, तो एड्रेस कौन सा डालें? तुम्हारे घर का, तुम्हारे घर का, तुम्हारे घर का, मेरे घर का, किसका घर का? ये एक आरजी एड्रेस होता है, इसे हम कहते हैं, मेरी उर्दू जो है ना थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी ना उर्दू के जौहर दिखाऊँ। आरजी पता, पता यही होता है ना, ये अलिफ आता है, सही है यार, उर्दू आती है, ठीक है। आरजी पता, कंपनी क्या देगी? अपना आरजी पता देगी कि जब तक हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस इस्टेब्लिश नहीं होता, एक जगह हमारा जो है ऑफिशियल कंपनी का ऑफिस नहीं खुलता, तो ये आरजी पता है। आपको कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी हो, आपको कोई भी खत भेजना हो, कोई भी लेटर भेजना हो, कोई बात करनी हो, तो आप इस एड्रेस पे हमसे कर सकते हो। बात समझ आती है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, ब्रेक से पहले हमने जाने से पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हम जाएंगे नेम की अवेलेबिलिटी पूछेंगे, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आता है, वो यहाँ भी पढ़ लिया, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी हमने क्या करना है, फाइल करना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज ऑप्शनल। अगर कंपनी जमा करा दी तो ठीक, नहीं जमा कराया तो फिर हम समझेंगे कि वेबसाइट पर जो है वही है, तुम्हारे ऊपर भी एप्लीकेबल हो रहा है। रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स, अगर मैंने ये डॉक्यूमेंट जमा कराए और उसमें कोई डिफेक्टिव जो है इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, यानी कि उसमें कोई डिफेक्ट हुआ, जैसे ICAP से आया, कभी नोटिस आया तुम लोगों को, किसी को आया है? किस चीज़ का आया था? रिजल्ट डाला था, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल डालो। किससे रिजल्ट डाला था?
ठीक है, तो तुमने कहाँ लगाया था? अच्छा 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 अच्छा, वो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन के वक्त आई कैप से जो आता है, सही 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 सही। तो भाई का नाम क्या था? अली नूर। अली नूर भाई के साथ हुआ एक सानेहा कि इन्होंने जब आई कैप में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई तो उसमें इन्होंने अपनी इंटर की ओरिजिनल मार्कशीट के अलावा लगा दी कॉपी मार्कशीट। आई कैप ने बोला हम इसको नहीं मानते, आप क्या करो ओरिजिनल मार्कशीट लगाओ, फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे। और माशाल्लाह उसके बाद अली नूर भाई की होगी रजिस्ट्रेशन, और वो आज हमारी कैप 7 कंपनी लॉ की क्लास में जो है वो इनको बैठने का शर्फ हासिल हुआ है। किस वजह से? क्योंकि आई कैप ने इनकी रजिस्ट्रेशन को अप्रूव कर दिया। इसी तरह से एक कंपनी की भी रजिस्ट्रेशन के अंदर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, और अगर उसके डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव हुए तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? वापस भेज देगा, बोलेगा ठीक है जाओ ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव हैं, इसको ज़रा सही करके आओ। ठीक है, इसको ज़रा क्या करो, सही करके आओ। 3 मेंबर से उन्होंने अपने CNSE की कॉपी डाली, अटैच करी ना, CNSE की कॉपी फोटो कॉपी अटैच कर दी। एक मेंबर था उसका CNSE एक्सपायर था। रजिस्ट्रार क्या बोलेगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, ठीक नहीं है, आप एक काम करो जाके ज़रा अपनी CNSE रिन्यू करवाओ, उसके बाद जाके मुझे फ़ोटोकॉपी ला के जमा कराओ, या फिर किसी और मेंबर को भेज दो अपने अलावा, तो मैं कंपनी आपकी रजिस्टर कर देता हूँ। बात समझ आ रही है? तो अगर डिफेक्ट आए मेरे डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? वापस भेज देगा, और फिर मैं क्या करूँगा? उसको सही करके रिवाइज डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास सबमिट करा दूंगा। आइए देखते हैं कि अब ये माइंड मैथ भाई हमसे क्या कह रहा है। रिवीजन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स। रजिस्ट्रार रिक्वेस्ट करेगा रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, अगर नॉन कंप्लाइंट थे, इनकम्प्लीट थे, ऑथेंटिक नहीं थे, मस्ट बी रेक्टिफाइड विद इन स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। रजिस्ट्रार बोलेगा आपके पास ना इतने दिन का टाइम है, आप ज़रा इसको रेक्टिफाई करके मुझे पहुंचा दो। अगर डेफिशिएंसी सही टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि जो रजिस्ट्रार ने बताया 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, महीना, 1.5 महीना, सवा महीना, 2 महीना, उसके अंदर मैंने अपने डिफेक्ट्स रिमूव करके रजिस्ट्रार को करेक्टेड डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए, तो रजिस्ट्रार चाहे तो मेरी कंपनी की रजिस्ट्रेशन को रिमूव नहीं, रिफ्यूज़ कर सकता है। वो अल्फाज ना रोज़ा लड़ने की वजह से थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है। ठीक है, चलो जी। रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड। ये कैमरे के उस पार वाले तो ना अफ्तार के बाद देख रहे होंगे, मस्त खा पी के ना देख रहे होंगे कि चलो हम तो फुल एनर्जेटिक है, हम लेक्चर ले लेते हैं। ठीक है, अगर रजिस्ट्रार मुतमईन हो गया आपके रिवीजन ऑफ डॉक्यूमेंट से, तो फिर रजिस्ट्रार शैल रजिस्टर द कंपनी, यानी कि हैप्पी एंडिंग, रजिस्ट्रार कंपनी रजिस्टर कर देगा। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? रिफ्यूज़ कर देगा रजिस्ट्रेशन को। बात समझ आती है? पक्की बात है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो जी, ये मुझे डायग्राम बनाने पता नहीं क्यों इतना मज़ा आता है। चलो जी, अपील टू कमीशन। रजिस्ट्रार ने क्या करी? अच्छा, ये मैंने जो लकीरें निकाली है ना वो इसी कनेक्शन के लिए निकाली है। रजिस्ट्रार के पास हम गए डॉक्यूमेंट्स का डिफेक्ट रिमूव करके, रजिस्ट्रार ने बोला आप हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। वो प्रैंक कॉल याद है, वो उसकी क्या कहते हैं उसको, आरजे कौन सा है यार वो इंडिया का बड़ा मशहूर, आरजे नवीर है कौन सा है, जो वो प्रैंक कॉल्स करता था लोगों को, उसकी एक प्रैंक कॉल थी आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो मैंने बचपन में सुनी थी, वो सुनना। तो इतने पुराने नहीं हो यार, तुम लोग नए हो। किस सन के हो? 2004? अल्लाह खैर करे। 2004? 2002? मैं 1999 का बुजुर्ग, एक वाहिद। 3 साल बढ़ाऊँगा यार, 1999 ओनली। ठीक है, लगता नहीं हो वैसे, ये एज है। ठीक है, तुम लोग से तो 5-5, 6-6 साल बढ़ाओ, चलो ठीक है। लगता हूँ, हाँ ये एज है ना कि लगता तुम लोग ऐसा ही हूँ। ठीक है, चलो जी। अपील टू कमीशन। अगर रजिस्ट्रार ने मेरी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी? रिफ्यूज़ कर दी, तो फिर मैं इससे ऊपर वाले इसके जो वालिद साहब हैं, यानी कि जो PCB हैं, PCB के पास चला जाऊँगा। ये अभी तो हम चेयरमैन PCB से डील करते हैं ना, हमारी बात नहीं बनी। अब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट PCB को लेटर लिख देंगे कि ठीक है इसने हमारी रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज़ कर दी है, अब आप ही बताइए कि हम क्या करें। कमीशन का डिसीजन क्या होगा? फाइनल। एंड दिस शैल नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट और अथॉरिटी। क्या हम पढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि क्या इसने यही बातें लिखी हैं या नहीं। कंपनी रजिस्ट्रेशन की अपील हुई कमीशन को। अगर रिफ्यूज़ल ऑब्जेक्टेड है, मेमोरेंडम सब्सक्राइबर्स और ऑथराइज पर्सन कैन अपील। अच्छा, ये बता रहा है कि अपील कौन कर सकता है? सब्सक्राइबर तो मेमोरेंडम या इन 5 का कोई एक ऑथराइज बंदा, वो जाके अपील कर सकता है किसको? SACP को। और अपील करनी है लाजमी 30 दिन के अंदर। ये दिन याद रखो, मस्ट बी विद इन 30 डेज, यानी कि आपने अपील कब करनी है? 30 दिन के अंदर। कमीशन का डिसीजन फाइनल और बाइंडिंग होगा, कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट और अथॉरिटी।
बात समझ आती है? क्लियर है? यहाँ तक अगर हम रिवीजन करना चाहें थोड़ा सा, बल्कि नहीं, पहले सर्टिफिकेट हाथ में लेते हैं, उसके बाद रिवीजन करेंगे यहाँ तक का। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मुबारक हो भाई, मुबारक हो, मुबारक हो हाजरीन, नाजरीन, गायबीन और कैमरे के उस पार वाले लोग, हमारी कंपनी हो गई है इनकॉर्पोरेट। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है भाई, मुबारक हो अली नूर भाई, जोहेब भाई और मोहसिन भाई, हमारी कंपनी क्या हो गई है? इनकॉर्पोरेट हो गई है, हमारी कंपनी बन गई है। नाम क्या रखा? आया था मुझे वो क्या, हदीद, मुझे वो ना मुझे ना वो ढोल याद आ गई थी। नाम क्या रखेंगे अपने रगों की दुकान का? ठीक है ना? क्या? किसका? मिठाई, मिठाई खिलाऊं? अफ्तार के बाद खिलाऊंगा। मिठाई से मुझे याद आया, हाँ हाँ, एक अफ्तारी, चलो ठीक है, सही है, सही है, ठीक है, नहीं कोई मसला नहीं है, डन है, डन है, डन है, अगले रमजान। सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अफ्तार के बाद खाने पे चलते हैं, टेंशन नहीं लो। मतलब अभी नहीं, रमज़ान के बाद, ईद के बाद खाने वाने में बैठते हैं, खाने वाने बैठते हैं ईद के बाद। कल रमज़ान के बाद चलते हैं, सही है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, कर लेंगे, दिल बड़ा होना चाहिए। हाईवे, अच्छा ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा नहीं है, थोड़ा सा मुनासिब साइज़ का है, ठीक है। ये तुम बर्गर बच्चों के मसले हैं, मैं क्या बोलूँ। मैं एक दिन आया हाईवे से वापस रात के 1:30-2, बहुत डेंजर है। मतलब मैं कभी भी किसी को कैमरे के उस पार या इस पार वालों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि रात को आप हाईवे पे बाइक पे एटलीस्ट निकलो। मैं बाइक पे चला गया था, मैं मंडी हाउस गया था बाइक पे, और वापस आते आते ना, इवन कराची की तो सड़कें भी ऐसी हैं कि रोड भी नज़र नहीं आ रहा था। और मिठाई से मुझे याद आया, आज मैंने मंगाई अपने लिए हाफिज़ की मिठाई, हाफिज़ स्वीट्स की, द बेस्ट गुलाब जामुन इन कराची, हाफिज़ स्वीट्स, बेहतरीन। तो तुम लोगों को अगर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की मिठाई खानी है तो हाफिज़ स्वीट की मिठाई खिलाऊंगा, ठीक है। लेकिन मसला है कि वो है दूर। रमज़ान के बाद मेरी तरफ से डन है, डन है, डन है, रमज़ान के बाद डन है भाई। रमज़ान के बाद 50 बच्चे हो गए, अच्छी बात है भाई। देखो फीस भी तो आएगी ना बच्चों से। बच्चों को कटाते हैं, क्यों कटाते हैं भाई? वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को कटा रहा है भाई ये। ठीक है, डन है, डन है, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, डन है, कोई मसले वाली बात नहीं है। जी शब्बीर खिलाऊंगा तुम लोगों को। जी शब्बीर खाया किसी ने? यार तुम लोगों ने जी शब्बीर का पुलाव नहीं खाया? जी शंकर नहीं, जी शब्बीर, गुलाम शब्बीर, मोहम्मद अली सोसाइटी में पुलाव है। फेसबुक को सर्च करना, इतने शॉर्ट आउट से इतने व्लॉगर्स से बनाया हुआ है, और मैं तकरीबन वो कोई पिछले 4 साल से खा रहा हूँ। मतलब ARTT में नेशनल डिश है, किसी से पूछो नेशनल डिश क्या है ARTT की, बोले जी शब्बीर बीफ पुलाव, बड़ा ज़बरदस्त है। चलो भाई, कैमरे के उस पार वाले बोल हो रहे होंगे कि यार हमें क्यों खानों की बातें बता रहे हो, ऐसा ना हो कि कोई जी शब्बीर ऑडिट कर दे यहाँ से वहाँ से करके। चलो जी, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब हमारी कंपनी हो गई है इनकॉर्पोरेट। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जैसे हमें मिलेगा तो उसके ऊपर कुछ होंगी चीज़ें, उसके कुछ होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो तुम ऐसे यूँ चिल करके क्यों बैठे हो? मतलब कोई नोट होता है, पेन होता है, कोई नोटिंग वोटिंग होती है, वो घर पे करते हो जाके, डबल मेहनत। चलो अच्छा, रिवीजन भी करते हो, सही है। कंपनी नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि इसके ऊपर मेरी कंपनी का नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर शामिल होगा। अब ये भी अगेन कोई एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं है, ये भी एक आर्टिफिशियली मेड सर्टिफिकेट है। तो इसके ऊपर मैं ये एज्यूम करता हूँ, ये जो SAFNC लिखा हुआ है ना, ये कंपनी का नाम है, ठीक है। और कंपनी का एक ना रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि ये जो ये है ना, ये छोटा सा जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, ये क्या है? रजिस्ट्रेशन नंबर है। फिर इसके बाद आती है इनकॉर्पोरेशन की डेट, वो भी कहीं ढूंढने की कोशिश करता है। नीचे होगी, ऊपर होगी, पता नहीं कहाँ है। चलो खैर यहीं कहीं होती है वो इनकॉर्पोरेशन की डेट भी ना, कोई यहीं कहीं लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, क्या चीज़? नहीं, ओरिजिनल नहीं होता, ये तो आर्टिफिशियली मेड है। लेकिन मैंने कोशिश की थी कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर दूँ कि जिसमें जो है ना वो, या मुझे बना बनाया नेट से मिल जाए, कि जिसके अंदर ना मतलब बेर मिनिमम कंटेंट तुम लोग समझाने में आसानी हो। क्योंकि किसी कंपनी का तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट शायद मुझे नहीं मिला ओरिजिनल। अच्छा जी, ARTT कंपनी नहीं है, नहीं है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन डेट। नंबर 3, प्राइवेट और पब्लिक, क्या ये कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है? अब जाहिर सी बात है वो कैसे पता चलेगा? इसके नाम क्या लिखा होगा, लिमिटेड लिखा होगा या प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। तो इसके आगे जो भी लिखा होगा उससे मैं पहचान जाऊँगा कि वो आया कि इसका स्टेटस क्या है। नंबर 3, लायबिलिटी लिमिटेड है और अनलिमिटेड है, वो भी कैसे पहचान जाऊँगा? इसी नाम से पहचान जाऊँगा। अगर अनलिमिटेड कंपनी होगी तो
अनलिमिटेड लिखा हुआ होगा। इसके बाद इफ़ लिमिटेड टाइप ऑफ लिमिटेशन लिमिट बाय शेयर्स है, लिमिट बाय गारंटी है, वो यहाँ नहीं लिखा होगा, वो नीचे कहीं लिखा होगा कि लिमिट बाय शेयर्स है गारंटी है, बल्कि नहीं, वो भी यही लिखा होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई कंपनी गारंटी लिमिटेड है तो फिर उसके आगे ABC गारंटी लिमिट लिखा होगा। तो वो जो ये जो 3 डॉट है ना, सही कह रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही कह रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो 3 नुक्ते हैं ना, यही हमें सब बता देंगे कि लेट से क्या नाम रखें यार, कंपनी का क्या नाम रखें बताओ। ABC सही है, ABC रिटेलर्स लिमिटेड। ये क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी है? प्राइवेट है। कैसी बातें कर रहे हो मोहसिन भाई, प्राइवेट कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। चलो ABC रोजा लग रहा है, प्राइवेट लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? अब बोलो पब्लिक। ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है। अच्छा, ABC गारंटी लिमिटेड, ये कौन सी कंपनी है? लिमिट बाय गारंटी। ठीक है। अच्छा, ये लिमिट बाय शेयर्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अच्छा, ABC अनलिमिटेड, ये क्या है? अनलिमिटेड कंपनी है। हाँ होती है भाई, इसके मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी का स्टेटस उसके पास है। चलो इसको लिख भी देते हैं। ये पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस ही होते हैं यूजुअली। अच्छा, लेकिन इनको प्रिविलेज मिल जाती है ना कंपनी की। हाँ, सारे बेनिफिट्स वगैरह वो फिर पार्टनरशिप को नहीं मिलता इस तरह से। अच्छा, ये कौन है? पब्लिक कंपनी। ये कौन है? प्राइवेट कंपनी। ये कौन है? लिमिटेड बाय गारंटी। ये कौन है? अनलिमिटेड कंपनी। ओके, सर्टिफिकेट की ऑथेंटिसिटी कैसे होगी? कैसे पता चलेगा ये रियल है, यानी कि ये असल है? कैसे पता चलेगा? स्टैम्प होगा, सील होगा? नहीं, सर्टिफिकेट ओरिजिनल है तो कंपनी की एक ऑफिशियल सील होगी। तो ये सील तो अल्हम्दुलिल्लाह में मिल गई है, बड़ी जद्दोजहद के बाद। हमें जब चीज़ें नहीं मिली थी ना, तो हमें कम से कम सील मिल गई है। ये जो है ना, ये कलर ख़राब हो गया यार, इसका सील का कलर हटा दो, ओरिजिनल रहने दो। ये जो है ना भाई, ये नुक्ता, ये कंपनी की क्या है? ऑफिशियल सील है। समझ आती है बात? कंपनी की सील है भाई ये, ठीक है, ये कंपनी का ऑफिशियल सील है। अच्छा जी, यहाँ तो हमारा ये वाला टॉपिक होता है बर्खास्त, लेकिन क्लास बर्खास्त नहीं हुई, खुश नहीं हो। इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्टडी करना है और फिर मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स करके हमने क्लास को वाइंड अप करना है। वैसे भी हमारी ऑफिशियल क्लास में कोई तकरीबन है 10 से 12 मिनट अभी। इसका रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी का, प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन का स्पेसिफिकली, क्योंकि ऊपर तो हमने कई मरतबा जो है उसका एक्सेप्शन का रिवीजन कर लिया था आज। मोड ऑफ फॉर्मिंग का कंपनी भी हमने पढ़ लिया कि एक मछली सिंगल मेंबर कंपनी, 2 या 2 से ज़्यादा मछली प्राइवेट कंपनी। कहाँ गए? रजिस्ट्रार के ऑफिस, कंपनी बन गई से बाक। फिर 3 मछली यानी कि 3 या 3 से ज़्यादा मेंबर, रजिस्ट्रार के ऑफिस गए, कंपनी बन गई। सही है, प्रोवाइडेड डेट कि सारे के सारे, तुम भी सही है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हों। सही है, अच्छा लग रहा है यार मुझे, लाल पीला काला वाला, बेहतरीन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ आप रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी में। सबसे पहले क्विक रिकैप। मोहसिन यार AC ख़राब है, चेयर ख़राब है, वो बात की बात है। दीवार ये पैसे नहीं है, ख़त्म हुआ है। तो एक काम करो, हाँ करते हैं। अच्छा यार मोहसिन सुन लो, चलो मुझे बताओ प्यारे भाई कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, पहला स्टेप क्या होगा? कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, पहला स्टेप होता है आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओ, अगर 20 से ज़्यादा है। पहला स्टेप क्या है? रजिस्ट्रार के पास जाने से पहले या रजिस्ट्रार के बाद? हाँ, क्या क्या बोलेंगे उसको? नहीं, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बाद में आते हैं, उससे पहले क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सबसे आखिरी होता है। सबसे पहले क्या होता है? नेम। यार कम ऑन, पक्की बात है, सही बोल रहा है ये। नाम सोचेंगे ना, इतनी मैंने प्यारी मिसाल दी, अपने घर की मिसाल तो मैंने दी बच्चे की, ठीक है। उसके बाद तो मैं जो है ना वो एक आध 2 और मिसाल भी दी थी, वो जेलबरी वाली, कि सबसे पहले क्या करना है? नाम सोचना है। गेटिंग अवेलेबिलिटी ऑफ अ सुटेबल नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार, कि सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट नेम क्या होगा। एप्रोप्रिएट नेम की इजाज़त लेके उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराना है। रजिस्ट्रार मान के अच्छी बात है, रजिस्टर कर देगा। रजिस्ट्रार नहीं माना तो फिर क्या करेंगे? डिफेक्ट रिमूव करेंगे, उसको जाके सबमिट करा देंगे। फिर भी नहीं माना, फिर क्या करेंगे? अपील करेंगे। डिसीजन ऑफ द कमीशन शैल बी फाइनल एंड शैल नॉट बी
चैलेंज इन एनी कोर्ट और एनी हायर अथॉरिटी। अल्फाज मैंने चेंज कर दिए, लेकिन किताब से देख लेना इसमें क्या थे अल्फाज, ठीक है जी। अच्छा, फिर फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास, क्या क्या चीज़ें फाइल करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स कंपनी लिमिट बाय शेयर्स के लिए ऑप्शनल है, अगर उसने नहीं जमा कराया तो हम क्या समझेंगे, वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट वाले एप्लीकेबल है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एक आरजी पता, जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई तो वो आरजी पता पे कॉरस्पॉन्डेंस वगैरह सारी होती रहेगी। अच्छा जी, फिर हमें मिल जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसके ऊपर कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन का नंबर, इनकॉर्पोरेशन का डेट, प्राइवेट और पब्लिक का स्टेटस, लिमिट बाय शेयर, लिमिट बाय गारंटी का स्टेटस, और इसके बाद इसके साथ साथ हमारे पास होगी एक ऑफिशियल सील, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बहुत एक आसान सा टॉपिक है कि इफेक्ट क्या होंगे इनकॉर्पोरेशन के, एग्जाम में भी एग्जामिन हो चुकी है ये चीज़, रट्टे वाला सवाल है, कोई समझने वाली इतनी चीज़ नहीं है, और ये सारी चीज़ें ना पढ़ चुके हो कि यानी कि एक कंपनी अगर दुनिया में आ जाएगी तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा। अगर एक इंसान दुनिया में आ गया, एक बच्चा आ गया, इससे क्या होगा, बड़ा होना हुकूक है, वो तो वैसे ही हो जाएगा। नहीं, हुकूक क्या है इस बच्चे के, हाँ, उसको उसका नाम दिया जाए, उसकी परवरिश की जाए, उसको उसके स्कूल अच्छा डाला जाए, और उसकी शादी करा दी जाए, ठीक है, और ठीक है, नहीं हक तो है, बुनियादी और पैदाइशी हक तो है, सही है, और नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, नहीं सही बोल रहा है कि सबसे पहले उसको उसकी बेसिक नेसेसिटीज़ दी जाए, उसका बुनियादी हक दिया जाए, इसी तरह से उसको एजुकेशन भी दी जाए। यानी कि इसी तरह से एक कंपनी है, कंपनी हमें बना दी है, अब कंपनी की पैदाइश के साथ इसके कुछ आ गए बुनियादी हुकूक कि ये तो कंपनी के हुक है ही हैं, ये तो कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ही हैं। तो यानी कि जो हमने बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन स्टडी किया था, वही वाले कैरेक्टरिस्टिक्स इसके यहाँ भी हैं। वो बेसिकली हम इसको पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से, कि अब क्या इफेक्ट्स होंगे। एक दवाई लेते हो, साइड इफेक्ट होते हैं, वो होते क्या मुझे आज तक नहीं पता। कल भी मेरी एक डॉक्टर से बात हुई थी, मेरी बैचमेट थी, वो फार्मडी की, वो माशाल्लाह डॉक्टर बन गई फार्मेसी की। मैंने पूछा उससे मेडिसिन के बारे में, तो उसने बताया कि हर दवाई के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन मुझे आज तक नज़र नहीं आया। होते होंगे अंदरूनी जिस्म में इंसान के, लेकिन शायद बाद में पता चलेंगे आगे जाके, अल्लाह ना करे भाई, क्यों डरा रहा है। तो इसी तरह एक कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने के भी भाई कुछ होते हैं इफेक्ट्स। नंबर 1, एक बॉडी कॉर्पोरेट का दर्जा इसको मिल जाता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या, ये नहीं पूछना, तुम बताओ क्या होता है बॉडी कॉर्पोरेट, बताओ भाई। हाँ, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनी सेट, कंपनी इनकॉर्पोरेट आफ्टर आउटसाइड पाकिस्तान। फिर तुम बताओ भाई जोएब। सही है, और ठीक है, सही है, और प्लेस ऑफ बिजनेस लाइसेंस ऑफिस, वो तो वो नहीं था, वो तो फॉरेन कंपनी नहीं था। तो एक्सेप्शन याद, डेफिनेशन याद नहीं है, तो ये एक छोटा सा रिमाइंडर है कैमरे के उस पार वालों के लिए कि क्लास में रिवाइज करके आया करो। वरना जैसे अली नूर भाई को आई कैप से डेफिशिएंसी लेटर आया था ना, अल्लाह ना करे कि आई कैप से जो है ना वो बुरे रिजल्ट का मैसेज है, तो इसको अवॉइड होने के लिए, अभी रिजल्ट भी तुम लोग को आने वाला है, तो इसको अवॉइड होने के लिए क्या तुम लोग को करना पड़ेगा, चीज़ों को याद करना पड़ेगा। अभी चैप्टर 1 है, शुरू है, तो इसलिए समझा रहा हूँ कि समझो मेरी बात को, याद कर लिया करो चीज़ों को, सही है। सो भी कम रहे हो, कोई मसला नहीं, ईद के बाद कर लेना यार, अभी बहुत टाइम है, टेंशन मक्का व जमाना, अभी बहुत टाइम बहुत है, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन चीज़ों को साथ साथ याद करो। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जब पढ़ने जाता हूँ ना, मैं फिर किसी मिसाल पे निकल जाता हूँ। पहले वो फार्मडी पे निकल गया, फिर वो बच्चे के बुनियादी हुकूक आ गए, फिर बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में हम निकल गए। वो इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना, वो बेचारगी की तरह ना मुझे ऐसे दिख रहा है। अब पढ़ लेते हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गई है एस नेम्ड इन दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब ये हाईलाइटर आ गया भाई, एस नेम्ड इन दी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, डन। नंबर 2, फंक्शन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल स्टेटस, परपीचुअल सक्सेशन, इसकी एक अपनी कॉमन सील होती है, बताने की जरूरत है नहीं। आर्टिफिशियल पर्सन में ना 10 दफ़ा इसका जिक्र हो चुका है। स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, एस रजिस्टर्ड इन दी एप्लीकेशन, यानी कि जो मैंने एप्लीकेशन के अंदर अपना एड्रेस डालता वही मेरा होगा कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस, और जो उसके डायरेक्टर्स होंगे
वो प्रोपोज डायरेक्टर्स होंगे एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। यानी कि जो इनके प्रोपोज डायरेक्टर्स है आर्टिकल्स में, वो इनके डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। बात क्लियर है, इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लियर है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अगर कोई पूछे कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे अ बॉडी कॉर्पोरेट हैज बीन फॉर्म्ड एज नेम्ड इन द कंपनीज एक्ट, एज नेम्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फंक्शन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट में आप फिर बताओगे सेपरेट लीगल स्टेटस है, परपेचुअल सक्सेशन है, ओन कॉमन सील है, एस रजिस्टर्ड इन दी, और फिर स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस एस रजिस्टर्ड इन दी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। और फिर डायरेक्टर्स कौन है? प्रोपोज डायरेक्टर्स एस मेंशन्ड इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, वही हमने जो मछली में पानी में जा रही थी ना, ये वही चीज़ है। सिंगल मेंबर कंपनी कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा एक। प्राइवेट कंपनी अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी 2 मछली, ज़्यादा से ज़्यादा 50। पब्लिक अनलिस्टेड कम से कम 3, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं। पब्लिक लिस्टेड 7, ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं। अच्छा, ये चीज़ तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, ये वाली चीज़ भी पहले पढ़ चुके हो। ये 2 चीज़ें ना तुम लोगों के लिए नहीं है, ये तुम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ी थी कि इसकी तादाद क्या होती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि पब्लिक लिस्टेड कंपनी क्या होती है और पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है। चलो ये बताओ, लिस्टेड और अनलिस्टेड में क्या फ़र्क होता है? उसमें वो क्या होता है, क्या नहीं याद, बताओ। हाँ, जिसकी सिक्योरिटीज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों, इजीली डेट सिक्योरिटी, इक्विटी सिक्योरिटीज़। अली नूर मुझे लग रहा है आज के बाद क्लास में नहीं आएगा, बोलेगा मैं जब क्लास में आता हूँ ना, मैं आ गया हूँ उसके हत्ते। अब ये मेरे से पूछता है सवालात, ठीक है। क्या? अच्छा, वो पूछता हूँ, तो वो सही से नहीं ली थी क्या? सही से ले लो, दोबारा ले लो, कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए ना जो पहले पढ़ा हो, वो जाके पूछ लूँ, हाँ भाई बताओ पढ़ा था। तो उससे ना एक बंदा ना बैठा हुआ वो हो जाता है यार, झंझोड़ जाता है यार, ये चीज़ तो मुझे आती ही नहीं है। तो वो फिर अपने आप को ना जाके कभी तन्हाई के अंदर कभी लेटा हुआ सोता हुआ, यार टीचर ने सवाल पूछा था, ये तो मुझे आता ही नहीं है, अब सबसे पहले मैं यही पढ़ूंगा। तो वो उसके लिए खुद के लिए बेहतर होता है। बाकी मैंने मतलब ये इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। और जहाँ तुम लोग आज बैठे हो, आज से 5 साल पहले कभी मैं वहाँ बैठा हुआ करता था लिटरली। मैं भी लेता था भाई लिटरली, तो क्या मतलब मैं ऐसे ही आ गया। मेरे दौर में बिजनेस लॉ था, बिजनेस लॉ कंपनी लॉ जो है कंबाइंड था। और इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे याद दिलाना, ऑफ कैमरा बताऊंगा। बहुत एक मज़ेदार स्टोरी है इस सब्जेक्ट की मेरे साथ, तो ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, ऑफ कैमरा बताऊंगा। चलो, नहीं 18 माइनस है, लेकिन ठीक है वो बताऊंगा फिर कैमरे के बाद, मुझे पता है, ठीक है। चलो जी, लायबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग बिलो मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट। अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हमारे इस चैप्टर का आखिरी कॉन्सेप्ट आ पहुँचा है और वो दिन आ गया है जिसका हम सबको था बेसब्री से इंतज़ार कि ये चैप्टर कब ख़त्म होगा, ठीक है। क्योंकि एक चैप्टर जब इतना लंबा खिंच जाता है ना, तो बस बोर हो जाता है इंसान, बस करो यार कितना लंबा। तो फर्स्ट चैप्टर, ये लिटरली फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, और फर्स्ट चैप्टर के अंदर ना सब सारी दुनिया की चीज़ें समेट आई हैं। चैप्टर नंबर 5 थोड़ा सा कंपेरेटिवली आसान है, छोटा है। 2 इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 आपकी किताब के चंद बड़े चैप्टर में से एक चैप्टर है, लेंदी चैप्टर है। अच्छा, मज़े की बात, इसमें से पेपर आता भी बड़ा कम है। आखिरी सवाल 2017-21 में आया, 22 में आया मेरे ख्याल, उसके बाद से नहीं आया। उसके बाद बहुत पहले आया, 2018-17 में आया। लेकिन ये इतना ज़रूरी है कि इसको पढ़े बगैर कुछ पढ़ नहीं सकते। तो इस पर ज़्यादातर जो ट्यूटर्स हैं वो ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं ताकि चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएँ। लायबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग बिलो मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो मेंबरशिप रिक्वायरमेंट हमने पढ़ी हैं, कि सिंबल बोल रहा हूँ, सिंगल मेंबर कंपनी के लिए 1, प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएफसी के लिए 2, अनलिस्टेड के लिए कितनी 3, लिस्टेड के लिए 7। मैक्सिमम कितने? प्राइवेट में 50, अनलिस्टेड में नो लिमिट, लिस्टेड में नो लिमिट, सिंगल मेंबर में 1। ठीक हो गया। लायबिलिटी फॉर ऑपरेशन बिलो मिनिमम मेंबरशिप, यानी कि अगर इसको वायलेट कर दिया जाए, ये सिंगल मेंबर कंपनी तो वायलेट नहीं होगी, प्राइवेट कंपनी में 2 से हो गए 1, पब्लिक लिस्टेड में हो गए 2, यहाँ हो गए 5, तो ये क्या हो गई? वायलेशन हो गई। अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी हो गई तो फिर क्या होगा बताओ, क्या होगा? कोई ना कोई जुर्माना तो आयद होगा।
सही है। इसके अंदर ना एक बड़ा टैलेंट है। जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना, ये पढ़ता है माइंड मैप। माइंड मैप को पढ़ के ना अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहा होता है कि इस माइंड मैप से ना मुझे क्या तहरीर बनानी चाहिए। वो उस जवाब को ना वो फिर उसमें ट्रांसलेट करता है कि सर ऐसा होगा कि 180 डेज़ के अंदर ना ये वाला काम हो। हालांकि 180 डेज़ मैंने बताया भी नहीं, लेकिन मौसम भाई की ये कला है, ये आर्ट है, अल्लाह ने इनको ये ना इस्तेदाद दी है, ये खूबसूरती दी है कि ये माइंड मैप को ट्रांसलेट करके ना जवाब दे सकते हैं। नहीं मतलब वेल डन, ये एक अच्छी आर्ट है, लेकिन मैंने पकड़ लिया, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, लायबिलिटी फॉर ऑपरेशन बिलो मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट्स। अगर कंपनी 180 डेज तक नॉन कंप्लाइंट रहे, यानी कि 180 दिन, यानी कि 6 महीने होते ना, 6 महीने गुजर जाए और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट वायलेट ही रहे और कंपनी ऑपरेट करती रहे विथ फीवर मेंबर्स देन द मिनिमम, तो इस केस में क्या होगा? अवेयर मेंबर्स, वो मेंबरान जिनको पता था इफेक्ट कि हम नॉन कंप्लाइंट हैं, हम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स से कम पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो दे मस्ट इंडिविजुअली पे ऑल द डेट्स इनकर्ड। इनको सारे के सारे पैसे क्या करने पड़ेंगे? अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इसके दरमियान ये एंटर हुए हैं तो उसके लिए भी ये लोग खुद जिम्मेदार। फॉर ऑल द डेट्स ऑफ द बिजनेस के लिए भी ये लोग खुद जिम्मेदार। वैसे क्या होता है, लिमिट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है ना कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिट होती है शेयर होल्डर्स की टू द एक्सटेंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे अगर ये लोग नॉन कंप्लाइंट रहे, 180 दिन गुजर गए, तो जो मेंबर्स जिनको इनकी खबर थी कि ये नॉन कंप्लाइंट हैं, तो फिर इनको अपनी जेब से पैसे पूरे करने पड़ेंगे। लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मेंबर्स कैन बी सूड इंडिविजुअली, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर अनअवेयर मेंबर्स। इसका क्या मतलब है? यानी कि वो मेंबर जिनको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, बेचारे मासूम थे, उनको तो पता ही नहीं था कि एक कंपनी हमारी नॉन कंप्लाइंट हो गई और हमारा एक मेंबर हो गया कम, तो उनको एक्सेप्शन है। अब ये तयन कैसे किया जाए? ये केस टू केस वेरी करता है। एक बंदा गया, 5 बंदों की कंपनी थी, ठीक है, ये वाली कंपनी है ना पब्लिक अनलिस्टेड, 5 बंदों की कंपनी थी, लेट है चलो 4 कर लो, 4 बंदों की कंपनी थी, 4 भी नहीं 3 कर लो, अब हम मिनिमम से नीचे आ जाएंगे। 3 बंदों की कंपनी थी, एक बंदा गया पाकिस्तान टूर पे, ठीक है, बल्कि छोड़ो, एक बंदा गया 7 महीने की जमात पे, सही है, 7 महीने की जमात है ना उसकी तबलीग की जमात, 7 महीने के लिए गया और वो वहाँ जाके अल्लाह को हो गया प्यारा। एक केस बता रहा हूँ, ऐसा मेरे ख्याल कोई केस आ गया, आपने पूछा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा। अब 6 महीने तो गुजर गए और मेंबर भी दुनिया से चला गया, 180 डेज़ वाली रिक्वायरमेंट भी हो गई वायलेट। तो अब बताओ क्या होगा? अब क्या मेंबर्स को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे? अच्छा, उस बंदे से कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं हो रहा, दे डोंट नो कि इफ़ ही एग्जिस्ट और नॉट, उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा, तो फिर क्या होगा? अगर उसको पता नहीं है, अगर बाकी मेंबरान को नहीं पता, जो बाकी के 2 बचे उनको नहीं पता कि रिक्वायरमेंट वायलेट हो गई है, तो दे आर नॉट लायबल। अब इस तरह का कोई भी केस ना आईकैप बना के पूछ सकता है। तो मैंने एक बेसिक बिल्कुल देसी पाकिस्तान की एग्जांपल दे दी कि अगर एक बंदा जमात के साथ गया हुआ, उसको मोबाइल नहीं है, उसका कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, 7 महीने के लिए गया हुआ है, 8 महीने के लिए गया हुआ है, तो नहीं बनी हुई तो है, ऑलरेडी बनी हुई है, हाँ, उसके बाद कम हो जाएंगे, सब्सिक्वेंट कम होने की बात आ रहा है। ये कह रहा है लायबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग, ये देखो, लायबिलिटी फॉर ऑपरेटिंग बिलो मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, यानी कि एक कंपनी चल रही थी, ऑपरेट कर रही थी, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए, तो फिर क्या होगा? बात समझ आती है? अच्छा, अंग्रेजी ज़बान में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। मेंबर्स ऑफ द कंपनी विल बी अनलिमिटेड लायबल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी ड्यूरिंग द टेन्योर व्हेन द नंबर ऑफ मेंबर्स वर बिलो द मिनिमम रिक्वायरमेंट। समझ आती है कि जिस टेन्योर में वो नॉन कंप्लाइंट थे और मेंबर्स को पता था कि वो नॉन कंप्लाइंट है, तो वो पर्सनली जेब से अपनी लायबल होंगे। नंबर 2, members of the company will not be personally liable if they were not aware of the fact that the company is operating below minimum member requirement, यानी कि वो फिर लायबल नहीं होंगे अगर उनको नहीं पता था इस फैक्ट का। बात समझ आती है? क्लियर है? हमारा चैप्टर नंबर 1 यही होता है तमाम। कोई सवाल? स्टोरी ऑफ कैमरा सुनाऊंगा और आप बोलो। कंपनी के पास पैसा होगा वो पे कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये अवेयर मेंबर थे जो कि जानबूझ के नॉन कंप्लाइंट थे, तो फिर ये अपनी जेब से पे करेंगे, नंबर से पे करना पड़ेगा। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 हमारा यहाँ हो गया कंप्लीट। हम देखें हमने रजिस्टर के कितने पेज बना लिए? 25 पेज, 25 पेजेस PDF हमारे बन गए चैप्टर नंबर 1 पे। और कल की हमारी इस वीक की आखिरी क्लास है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। कल हम करेंगे 5 से के 7 सवाल तकरीबन होमवर्क डिस्कशन के बाद, आज की क्लास के होमवर्क के डिस्कशन के बाद हम करेंगे 5 सवाल, 7
कहते हैं 8 थे ना, एक डिस्कस हुआ है उसमें से NPO और वाला डिस्कस ना सवाल जो मैं बताया था कि एक NPO में और एक कंपनी में क्या फ़र्क है, वो डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा रह गया पीछे हमारे पास 7 सवाल और 25 के करीब MCQs, तो वो 1 घंटा खा जाएगा, सुकून से डिस्कशन करेंगे हंसते खेलते। और चैप्टर नंबर 1 को हम अपने लेक्चर नंबर 7 में वाइंड अप करेंगे। क्यों ऐसा ही है ना, क्योंकि लेक्चर 5 का होमवर्क आज 6 में डिस्कस हुआ है और कल 7 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जाने से पहले रुक जाओ, आज पूरा PDF एक साथ भी भेज दूंगा। नहीं 9 बजे नहीं, कल सुबह नहीं है, आ जाओगे? डन है। कल सुबह मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर स्लॉट अवेलेबल हुआ, नहीं मुझे मसला नहीं है, ठीक है, कल तो है ही पास्ट पेपर की डिस्कशन और कोई ऐसी लेक्चर भी नहीं है कि मेन लेक्चर डिलीवर करना हो बहुत ज़्यादा, सिर्फ पास्ट पेपर के सवाल डिस्कस करने हैं, वो भी तुम लोग से ही लिखवाना है ज़्यादातर होपफुली। तो कमर कस के आना और सारा रिवीजन करके आना। और आप ऑनलाइन वाले लोग जो मुझे सुन रहे हैं बैठ के, आप लोग अगला लेक्चर प्ले करने से पहले क्या करोगे, पूरा चैप्टर पीछे का रिवाइज करोगे। ठीक है, ये कैमरे के उस पार वाले लोगों को बोल रहा हूँ। अच्छा चलो एक काम ये करो कि चैप्टर नोट्स तुम लोगों को दिखा रहा हूँ कि इस चैप्टर के साथ हमने सही से इंसाफ किया या नहीं किया, वो ज़रा देख लो बैठ के। बैठ जाओ शाबाश। क्या चीज़, क्या फरमा रहे हो, आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। ठीक है, ये किताब हमारी ना कुछ इस तरह की दिखती है। अभी ऑनलाइन वालों को स्क्रीन ना थोड़ी सी पता नहीं, आई डोंट नो इस तरह एक फ्रेम में क्यों आ रही है। इसको अगर मैं सीधा करूँ तो कैसे होगा, नहीं ऐसे ही रहेगा। चलो ठीक है, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सोल प्रोवाइडर पार्टनरशिप कंपनी, वो आ गई। कंपनी लॉ के अंदर क्या क्या आता है, कौन कौन से 3 कानून आते हैं, डिस्कस कर लिया। ये सिर्फ कंप्लीटनेस इंश्योर करा रहा हूँ, ऑडिट में दर्शन पढ़ोगे कंप्लीटनेस के दर्शन। क्या, हाँ ये मेरे ही है, ये आगे की किताब नहीं है भाई, खुद बनाए बैठ के। इसमें थोड़े से दिन और थोड़ी सी रातें लगती हैं, लेकिन बाकी खैर। अच्छा मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, कंपनी एंड आर्टिफिशियल पर्सन, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स ही डिस्कस की थी 4 माइंड मैप में। एक क्लास में फिर टाइम खत्म हो गया था, फिर दूसरी क्लास में डिस्कस की थी अगर याद हो, इनिशियल क्लासेस थी। ठीक है, शेयर एंड शेयर कैपिटल, फिर शेयर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ट्रांसफरेबल होता है, और कंपनी में शेयर कौन कौन ओन कर सकता है, वो एक डायग्राम से हमने सीखा था, याद है। अच्छा जी, कौन से सब सेपरेट पर्सनैलिटी, कंपनी की लायबिलिटी, डायरेक्टर की लायबिलिटी, क्रिएटर्स को किस तरह बॉन्ड किया जाता है, नाम के आखिर में लिमिट लगा के। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन सारी कर ली हैं तो उसको देखेंगे भी नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन पढ़ लो, तुम्हारे लिए, तुम्हें याद नहीं आ रही थी ना। चलो फॉरेन कंपनी पढ़ लिया, हाँ कि किसी भी कानून के तहत अगर उसको बॉडी कॉर्पोरेट कह दिया तो वो भी हमारे लिए बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, टाइप ऑफ कंपनी बेस्ड ऑन मेंबर्स लायबिलिटी, लिमिट बाय शेयर्स, लिमिट बाय गारंटी, डन। अनलिमिटेड कंपनी, डन। प्राइवेट, डन। अदर देन एसएमसी, अदर देन एसएमसी में कितने बंदे कम से कम, दो। अदर देन एसएमसी 2, ज़्यादा सारा 50। पब्लिक कंपनी, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायरमेंट कितनी, अनलिस्टेड में 3, लिस्टेड में 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। पब्लिक सेक्टर कंपनी पढ़ ली थी, 51% गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, एजेंसी के थ्रू। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडरी, इफ एंड इफ ओनली इफ द अदर कंपनी इज सब्सिडरी। फिर सब्सिडरी कंपनी पड़ी थी, कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। फिर KRL RL वाले सवाल देखे थे। अच्छा ये आ गया, हिल लिमिट आ गया, KRL वाला सवाल आ गया, ये सारे सवाल देख लिए। रजिस्ट्रार, अभी कल परसों की क्लास में एडिशनल रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, वो सब कुछ पढ़ लिया। पावर्स एंड ड्यूटीज़ पढ़ी इसकी। ठीक है, वो चाहो तो माइंड मैप से रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉल कर लो या यहाँ से कर लो। SSCP, PSL और सक्कर और फैसलाबाद। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं इसके, ये हो गए। कोर्ट के पास पावर है कि वो इसको वॉइड करार दे दे। कोर्ट की डेफिनेशन क्या थी वो किताब में नहीं, तो यहाँ भी नहीं डाली हुई ताकि ज़्यादा एक्सेसिव लर्निंग मटेरियल ना हो जाए, तो वो नोट्स में कवर है। ऑफिशियल कौन कौन से होते हैं, इनसाइड आउटसाइड, आउटसाइड वाले ऊपर चले गए और इनसाइड वाले यहाँ पे आ गए। मेंबर ऑफ द कंपनी कौन होते हैं, मेंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद रेजोल्यूशन, ये तो सबसे पहले ही पढ़ा था, शुरू की क्लास में पढ़ा था। वोटिंग राइट क्या होता है, ऑर्डनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डनरी सिंपल मेजॉरिटी, प्रेजेंट पर्सन प्रॉक्सी पोस्टल बैलेट। स्पेशल 3/4 प्रेजेंट पर्सन प्रॉक्सी पोस्टल बैलेट। ठीक है, एक्सेप्शन ऑल द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट एंड अटेंड मीटिंग सो एग्री। NPO पढ़ लिया पूरा। कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड बिफोर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, रिवोकेशन कब कब हो सकती है, इफेक्ट क्या होंगे, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करना है, वाइंडिंग अप करवानी है, अगर नहीं करा तो वो डंडा लेके आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर,
वो याद आ रहा है पुलिस वाला। फिर मेंबर्स ऑफ ऑफिस पे रिस्ट्रिक्शन कि वो 5 साल तक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, जिसमें इसने 2 अप्रैल बोला था और जवाब था 3 अप्रैल। वो वाला जो सवाल था नीचे वाला अल्फला वाला था या नहीं, कैंसर वाला था मेरे ख्याल से, ठीक है, नहीं कैंसर नहीं था, वो ये था। हाँ चलो, उसके बाद हमने पढ़ी रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, ये आज ही पढ़ी है, यूनिट 5 हमने आज डिस्कस किया कि लेवल 1 की पेनल्टी लग जाएगी अगर ऑब्लिगेशन है आप पे और आपने फुलफिल उसको नहीं की। एक्सेप्शन हमने पढ़ी है, वो जॉइंट फैमिली वाली 3 डिटेल डिस्कशन, वो कहाँ पे सिमट के चूजे की तरह यहाँ पे आ गया है। तीसरे में गुम, चौथे में तुम, ठीक है यार, तीसरे में गुम, चौथे में तुम यार, पॉइंट ऑयल। अच्छा चलो जी, मोड ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी, बता दिया। 2 मछली, 1 मछली और वो 3 या 3 से ज़्यादा मछली, चबाक। हमारा चैप्टर भी याद हो गया, चबाक। फॉर अ सिंगल मेंबर कंपनी अपॉन ओनर डेथ, सही है, पढ़ लिया। सक्सेसर के पास चला जाएगा और वो सारे शेयर ट्रांसफर वगैरह करवाएगा। फिर आया प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नाम के अवेलेबिलिटी लेंगे, मेमोरेंडम वगैरह बनाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डायग्राम आ गई। फाइलिंग करेंगे रजिस्ट्रार के पास, अगर ख़राब हुए तो डॉक्यूमेंट्स रिवाइज करवाएंगे, रिफ्यूज़ल कर देगा तो फिर कमीशन के पास चले जाएंगे और क्राइटेरिया वगैरह जो भी है वो पूरा करना है, अगर फुलफिल कर दिया तो वो रजिस्टर कर लेगा। ये सब लिखा हुआ है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी और इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो हमने आखिरी चीज़ पढ़ी है वो ये रही। फिर कैरिंग ऑफ द बिजनेस विद मिनिमम देन फ्यूअर नंबर ऑफ मेंबर्स, वो भी आखिरी में जा जाता है, हमने यही पढ़ा है। इसके बाद हमारे पास कुछ सवालात थे, ओ माय गॉड नए सवालात, ये हम करेंगे कल, ये मुझसे मिस कैसे हो गए, अच्छा हुआ देख लिया। तो यानी कि हमारे पास कल की क्लास में 7 अलग और ये हमारे पास हो गए 8, 9, 10, 11, नहीं 2 घंटे नहीं, 1 घंटे में हो जाएगा। सवा घंटा बहुत है, सवा घंटे में से मैं 1.5 घंटा निकाल लेता हूँ पीछे, कोई टेंशन नहीं है। 5-5 मिनट के एक सवाल है यार, ठीक है। तो हमारे पास ये कल 4 सवाल आते हैं, ठीक है, सही है, सही है, सही है, ठीक है, सही है, घर जाके रिवाइज करो बेटा, शाबाश, नो एक्सक्यूजेस नीडेड। चलो जी, इसी के साथ साथ आज हमारी काफ़ी एक अच्छी इंटरेक्टिव क्लास रही और पहली बार क्लास तकरीबन कोई 1.5 घंटे की पहुंचने वाली है। आज बहुत बोल दिया है, नहीं हाथ नहीं लाना भाई कैमरे के उस पार, ठीक है। तो आज पता चला चैप्टर लंबा है, ठीक है, अच्छा स्क्रॉल किया ना तो अंदाज़ा हो गया होगा। चलो जी, इजाज़त चाहिए कैमरे के उस पार वालों, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं विद अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू डू। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा और दवाइयाँ वक्त पे लेते रहिएगा, फिर मुलाकात करते हैं। इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।